हाय गाइस, दिस इज सीए दिव्यांग ज्ञानचंदानी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। वैसे ही बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, बट अगर आप जाकर के देखोगे मेरे चैनल पे तो मैंने ओवरहेड वेरिएंस की एक वीडियो डाल रखी है और कसम से बता रहा हूं उस वीडियो को इतना बढ़िया रिस्पॉन्स दिया ना बच्चों ने। मोस्ट प्रोबेबली 1 घंटे के अंदर आपके सारे ओवरहेड वेरिएंस बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो आओ। सबसे पहले उस वीडियो के बारे में बताया हूं आपको, और आप पहले वो देखो या ये मटेरियल लेबर वेरिएंस देखो, आप कोई भी वेरिएंस देखो चलेगा। ठीक है, जैसे आप यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब पे ऊपर चेक कर लेना ओवरहेड वेरिएंसेस। ओवरहेड, ये देखो आ ही रहा है, सबसे ऊपर आ रहा है ओवरहेड वेरिएंसेस। ये सबसे जो पहले वाली वीडियो है ये कह रहा हूं आपको, ये देख लेना, मजा आ जाएगा आपको अच्छे से। ठीक है, चलो अब इसके बाद अपन चलते हैं आगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। सर फिर इस सेशन में क्या करोगे? ये देखो, इस सेशन में मैंने सारे नोट्स वगैरह सब लगा करके दिए हैं। पूरा मटेरियल वेरिएंस रिवाइज कराऊंगा, एक ही ट्रिक से पूरा चैप्टर होगा बेटा पूरा। जो बच्चा मेरे से पढ़ रखा है उसे पता है, जो नहीं पढ़ रखा बाद में देखना, मजा आ जाएगा, मजा। तो मटेरियल वेरिएंस करेंगे सबसे पहले। ठीक है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले मटेरियल, ठीक है, मटेरियल के बाद आ गया हो लेबर वेरिएंस। ये देखो, लेबर वेरिएंस के बाद मैंने इसमें ओवरहेड के नोट्स लगा रखे हैं। ये वही नोट्स हैं जो उस वीडियो में यूज हुए हैं, तो आपका ओवरहेड वेरिएंस बहुत एकदम मक्खन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके साथ साथ मैंने ओवरहेड के क्वेश्चंस भी कराए हैं वहां पे, तो कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है बेटा, पक्का नहीं आनी। ओवरहेड हो गया। उसके बाद सेल्स वेरिएंस। वैसे तो सेल्स वेरिएंस अब इंस्टीट्यूट के मटेरियल में है नहीं, बट पहले पूछा करता था, तो एक ही क्वेश्चन मेरे को इस पे कराना है। बहुत सिंपल और बहुत मजेदार टॉपिक है, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है यहां तक हो गया। और इसके बाद क्या है आपका रिकंसिलिएशन, और बहुत छोटा सा बहुत मासूम सा चैप्टर है और पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। आओ बेटा, सबसे पहले बात करता हूं मटेरियल वेरिएंस के ऊपर। ठीक है, अभी पूरा फोकस इस बात पे रहेगा कि 10 मिनट के अंदर आपको पेपर में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो सारा दिमाग उस पर लगाना। ठीक है, लॉजिक कभी और समझेंगे, क्योंकि लॉजिक पे बहुत ज्यादा लेकर के जाऊंगा तो पेपर में सॉल्व तो होगा पर टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन मटेरियल वेरिएंस के ऊपर। आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, बस मटेरियल वेरिएंस एक चीज ध्यान रखना, कुल मिलाकर के बस एक केस है, सिर्फ एक ही केस है मटेरियल का, जैसा मर्जी क्वेश्चन आए। आप सबसे पहले 4 कॉलम बना लो बेटा। कितने कॉलम? सर मटेरियल वेरिएंस के ऊपर 4 कॉलम बना लूं? हाँ बेटा 4 कॉलम बना लो। 4 कॉलम के नाम सुनो। सबसे पहले लिखना स्टैंडर्ड प्राइस, अभी कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना। स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस। लास्ट में क्या लिखोगे? एक्चुअल प्राइस। ठीक है, पीछे से चलो। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। मेरे साथ साथ बोलो, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं कह रहा हूं मक्खन हो जाएगा एक ट्रिक से। तो देखो क्या करना, 4 कॉलम बनाए। पहला स्टैंडर्ड प्राइस, फिर स्टैंडर्ड प्राइस, फिर स्टैंडर्ड प्राइस, फिर एक्चुअल प्राइस। ठीक है, पीछे से चलो। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है सर। अब अगर आपके पास 2 मटेरियल है, 2 रॉ मटेरियल है, तो इधर लिख दो 2 रॉ मटेरियल या जितने भी हैं, और उस हिसाब से सारी चीजें भरो। जैसे नॉर्मल बताता हूं आपको स्टैंडर्ड प्राइस क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, गिवन होगा तो ये हो गया। आपका मेन टारगेट है कॉलम भरना। अगर आपके सारे कॉलम भर गए ना भाई, कोई भी वेरिएंस है सारे वेरिएंस निकाल सकते हो। ठीक है, एक्चुअल प्राइस सर क्वेश्चन में सीधा सीधा गिवन होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती। यहां पर क्या लेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी। सर एक्चुअल क्वांटिटी कौन सी लेनी है? जनरली लेनी होती है कंज्यूम। अगर क्वेश्चन बोल देगा परचेज लो तो परचेज लेना, अदरवाइज हमेशा लेंगे एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम। ठीक है, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब देखो बेटा, पूरे मटेरियल वेरिएंस में आपको ये 2 चीजें बहुत दिक्कत देंगी। इन दोनों का नीचे नाम लिखवा देता हूं। इन दोनों का नाम है, एक है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। दोनों की हिंदी बताता हूं। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब है जो एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल है उसे बांट दो। किसमें? किसमें बांट दो? स्टैंडर्ड के रेशियो में बांट दो। दोबारा सुनो, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, नाम में तो सर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखा है, नहीं दादा, एक्चुअल क्वांटिटी को लो और स्टैंडर्ड रेशियो में बांट दो, खत्म हो गया। सर टोटल एक्चुअल, हाँ टोटल एक्चुअल क्वांटिटी को बांट दो स्टैंडर्ड रेशियो में, खत्म, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है सर। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, हिंदी कराता हूं हिंदी। ये देखो क्या लिखा है, सुनना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, इसका मतलब क्या है? सर अगर एक्चुअल आउटपुट, ध्यान से सुनना, ऐसे लिखवा रहा हूं पूरा। सर अगर एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड के हिसाब से बना होता, स्टैंडर्ड मतलब बजट, स्टैंडर्ड के हिसाब से बना होता, दोबारा सुनो, अगर एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड या बजट के हिसाब से बना होता तो रॉ मटेरियल कितना लगता, इसका मतलब ये है। ठीक है,
हमारे को सिर्फ नाम पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए, किसी फॉर्मूले में मत फंसना, फॉर्मूला में फंसोगे दिक्कत आएगी। तो एक बार दोबारा सुनो, अपने को 4 कॉलम भरने, M1 M2 M3 M4। पहला स्टैंडर्ड प्राइस, दूसरा स्टैंडर्ड प्राइस, तीसरा स्टैंडर्ड प्राइस, चौथा हमेशा होगा एक्चुअल प्राइस। पीछे से चलो, एक्चुअल क्वांटिटी, रिवाइज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है सर। सर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब था जो एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल होता है, इसका जो टोटल होता है इसको स्टैंडर्ड के रेशियो में बांट दो। स्टैंडर्ड का रेशियो गिवन होगा 60 और 40%। ठीक है, या कुछ भी गिवन होगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट का मतलब है अगर एक्चुअल आउटपुट मतलब एक्चुअल में जो प्रोड्यूस हुआ, अगर वो बजट के हिसाब से बन रहा होता तो रॉ मटेरियल कितना लगता। ठीक है सर। सर ये सारी चीजें अपन ने भर दी। जैसे ही आपने सारी चीजें भर दी, अब देखो वेरिएंस कितना आसान हो गया। बोलो बोलो, मेरे साथ सीपीयू है मेरा। क्या है सर? सीपीयू है मेरा। पूरे चैप्टर में एक ट्रिक, खाली पूरे चैप्टर में बोलो, भरोसा रखना पूरे चैप्टर में एक ट्रिक लाऊंगा। सीपीयू माई। आओ, सी का मतलब क्या होगा? कॉस्ट वेरिएंस। पी मतलब प्राइस वेरिएंस। यू मतलब यूसेज वेरिएंस। एम मतलब मिक्स वेरिएंस और वाई मतलब यील्ड वेरिएंस। खत्म हो गया। ठीक है। सी में कौन कौन आएंगे? सी के अपने आप में 2 बच्चे प्राइस और यूसेज, यूसेज के अंदर 2 बच्चे मिक्स और यील्ड। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मिक्स और यील्ड का टोटल करोगे तो यूसेज आएगा, यूसेज और प्राइस का टोटल करोगे तो कॉस्ट वेरिएंस आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे से आपको आता है। ठीक है सर। अब सर इनके फॉर्मूले बताओ। तो कॉस्ट हमेशा ध्यान रखना पहला और आखिरी का डिफरेंस होता है। 1 और 4 मतलब पहला कॉलम और आखिरी कॉलम का डिफरेंस करोगे कॉस्ट आएगा। ठीक है सर। प्राइस, अब देखो प्राइस कैसे करोगे, सुनो। इसको तो एज इट इज लिख लो, पीछे वाले 4 को एज इट इज लिख लो और आगे क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस मतलब M3। ठीक है। और फिर इन दोनों को एक साथ लिख लो, इन दोनों को एक साथ लिख लो। खत्म हो गया। दोबारा सुनो, पहला और आखिरी, ये लो पहला और आखिरी। फिर 4 को एज इट इज उतारो, आगे लिख लो इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों को लिख लो एज इट इज। खत्म हो गया। अब यही दोबारा रिपीट करो। सर दोबारा रिपीट करना मतलब ये देखो, 3 को तो एज इट इज उतारा, 3 को एज इट इज उतारा और आगे लिख लिया इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है। और फिर इन दोनों को लिख दिया साथ में। खत्म तो हो गया। अच्छा सर सारे फॉर्मूले खत्म? बेटा सारे फॉर्मूले खत्म। पेपर में जैसा मर्जी क्वेश्चन आया, हमारा क्वेश्चन निकल आएगा। तो सुनो, दोबारा सुनना। 4 कॉलम बनाने, अभी क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। 4 कॉलम बनाने, सबसे पहला स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, लास्ट में एक्चुअल प्राइस। पीछे से चलो, पीछे से एक्चुअल क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है सर। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब टोटल एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड के रेशियो में बांट दो। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्या था बोलो? दूसरा था रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट अगर बजट के हिसाब से बनेगा तो कितना रॉ मटेरियल लगेगा, बस ये बताना है। ठीक है। फॉर्मूले सुनो, ये लो फॉर्मूले पे दोबारा आते हैं। ठीक है। फॉर्मूले क्या है? सीपीयू माई। सीपीयू माई का मतलब कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस और यूसेज, मिक्स और यील्ड। पहला, फर्स्ट और लास्ट, बस पहला ध्यान रखना। फिर 4 को एज इट इज लिखो, आगे इनका डिफरेंस लिख दो। डिफरेंस लिखा, फिर इन दोनों को एज इट इज लिख दो। फिर दोबारा 3 को एज इट इज लिखो, इनका डिफरेंस यहाँ लिख दो और 1 - 2 कर दो। सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा, कभी भी कोई भी फिगर नेगेटिव आएगी, कोई भी फिगर नेगेटिव आएगी, जैसे मान लो माइनस का 900 आया तो अपन लिखेंगे 900 और एडवर्स। ठीक है। कभी आया फेवरेबल मतलब पॉजिटिव तो 800 और फेवरेबल। प्लस माइनस नहीं लगाना होता, माइनस की जगह ए, प्लस की जगह एफ लिखना होता है। ठीक है सर, बस इतना ही है। ये देखो जो लिखवा रखा है सब कुछ आपको दे रखा है, ऐसे ही पढ़ाया। अच्छा एक बात और सुनना, कॉलम की नंबरिंग चेंज मत करना। मान लो खाली एक ही रॉ मटेरियल आया, अगर आपके पास खाली एक रॉ मटेरियल होगा तो सेकंड कॉलम भर नहीं पाओगे आप। क्यों नहीं भर पाओगे? क्योंकि बेटा सेकंड कॉलम में लिखा है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब होता है एक्चुअल क्वांटिटी को, जो रॉ मटेरियल की एक्चुअल क्वांटिटी है उसे स्टैंडर्ड के रेशियो में बांटो। बेटा स्टैंडर्ड का रेशियो तो जब होगा ना जब 2 क्वांटिटी होगी। मान लो आपको क्वेश्चन में एक ही रॉ मटेरियल दे रखा है तो आप चारों कॉलम लिखो, सेकंड को भरना मत। लिखने चारों है, सेकंड को भरना मत, बस ये बात ध्यान रखना। ठीक है सर। पढ़ो नीचे, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, कंज्यूम लेना जब क्वेश्चन साइलेंट होगा। RSQ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, SQAO स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। सर खत्म हो गया। ठीक है। हमेशा 2 वर्किंग नोट बनेंगे, 2 चीजों में हमेशा फंसोगे। एक RSQ जहां एक्चुअल क्वांटिटी को हमें बांटना है स्टैंडर्ड के रेशियो में, और दूसरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट अगर बजट के हिसाब से बनता तो कितने रॉ मटेरियल लगता। खत्म हो गया। सारे फॉर्मूले आपको लिखवा चुका हूं। कॉस्ट के 2 बच्चे, प्राइस और यूसेज के अपने आप में 2 बच्चे, मिक्स और यील्ड। खत्म हो गया सर, खत्म। ठीक है। आओ आगे बढ़ने से पहले कुछ केसेस लेंगे SQAO के, क्योंकि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में तो दिक्कत नहीं आती, SQAO में दिक्कत आती है। आओ ध्यान से सुनते चलना एक एक केस। पहला केस स्टैंडर्ड आउटपुट। आउटपुट हमेशा फिनिश गुड्स का होता है। स्टैंडर्ड आउटपुट है 500 यूनिट, मतलब बजट के हिसाब से सोचा था 500 यूनिट बनाने का। ठीक है सर।
रिक्वायर मटेरियल रिक्वायर पर यूनिट, मटेरियल कितना चाहिए एक यूनिट को बनाने के लिए, एक यूनिट को बनाने के लिए ए और बी लगेगा, ये लगेगा 2 किलो, ये लगेगा 3 किलो। ऐसे समझ लो आप बिस्किट बना रहे हो, बिस्किट के लिए मैदा और चीनी लग रहे हैं, तो एक बिस्किट को बनाने के लिए मैदा लग रहा है 2 किलो, चीनी लग रही है 3 किलो, ऐसे मतलब एक यूनिट के लिए डाटा दे रखा है। एक्चुअल में आउटपुट आया 5000 यूनिट। तो पहला केस तो बहुत नॉर्मल है। मुझे क्या निकालना है, मेरे साथ साथ बोलो सर, हमें क्या निकालना है सर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। आओ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालें। एक्चुअल आउटपुट देखो, एक्चुअल आउटपुट कितना है 5000 यूनिट, एक्चुअल आउटपुट है 5000 यूनिट। अगर 5000 यूनिट बजट के हिसाब से बना होता तो कितना रॉ मटेरियल लगता सर, बजट के हिसाब से एक यूनिट को बनने में ए लग रहा है 2 किलो, बी लग रहा है 3 किलो, तो ए के कितने आ जाएंगे, ए के आ जाएंगे 5000 यूनिट। ये एक्चुअल आउटपुट है, ठीक है, इसको यहां से हटा के यहां लिख देता हूं, ये एक्चुअल आउटपुट है, ठीक है, ये क्या है एक्चुअल आउटपुट 5000 यूनिट। और आगे क्या ले लूंगा 2 किलो, ये ए की क्वांटिटी आ जाएगी और बी की कितनी आ जाएगी 5000 इंटू में 3 किलो। ये लो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, पहला केस बहुत नॉर्मल, आसानी से हो गया, रटना नहीं है, लॉजिक समझना है, ठीक है। अब आगे चलो यहां से, अगला केस देखो, फिर से स्टैंडर्ड आउटपुट 500 है, ठीक है, रिक्वायर मटेरियल दे रखा है 3000 और 2000, मतलब 500 यूनिट को बनाने के लिए, अब की बार टोटल मटेरियल दिया, टोटल मटेरियल लगेगा 3000 और 2000, ठीक है, एक्चुअल में बने 5000 यूनिट। तो देखो SQAO कैसे आएगा, पहले ए का बताता हूं, ए का सर बने कितने, बने 5000 यूनिट, 5000 यूनिट बने, बस मुझे ये पता चल जाए बजट के हिसाब से एक यूनिट को बनने में रॉ मटेरियल कितना, एक यूनिट के लिए आप बोलो चैट पे लिखो, एक यूनिट के लिए रॉ मटेरियल कितना होगा सर, एक यूनिट के लिए रॉ मटेरियल हो जाएगा 3000 किलो था, 3000 किलो था 500 यूनिट के लिए, यूनिटरी मेथड है ना, ये देखो 3000 किलो है 500 यूनिट के लिए, डिवाइड कर दो, एक यूनिट का आ जाएगा, और जब एक यूनिट का आएगा तो मल्टीप्लाई कर देना 5000 से। सेम अगर मैं आपको बी का बोलूं, बी का बताओ, बी का क्या होगा सर, 5000 यूनिट्स, और 5000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, बोलो किससे, कितना किलो आएगा 2000 किलो, ऊपर आएगा 2000 किलो, और डिवाइड कितने से हो जाएगा 500 यूनिट से, है ना, क्योंकि 2000 को 500 से करोगे एक यूनिट का आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देना, खत्म, ठीक है। पहले बताओ दो केस क्लियर है क्या, बताओ, पहले में पर यूनिट दे रखा था इसलिए मल्टीप्लाई करा, दूसरे में टोटल दे रखा है तो यूनिटरी मेथड से एक का निकाल दिया फिर मल्टीप्लाई कर दिया, सही है पहले दो केस, हाँ सर, ठीक है। बताना बेटा, आप लोगों का वेट कर रहा हूं, चैट पे जरूर बताना, मजा आ रहा नहीं आ रहा जरूर बताना। आओ अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, अब की बार आपको स्टैंडर्ड मिक्स दे रखा है, बजट के हिसाब से मिक्स है, ए का 60 और बी का 40। जैसे मैं बिस्किट बना रहा हूँ तो बिस्किट बनाने में मैदा और चीनी लग रहा है, मैदा हमेशा 60% होना चाहिए जितनी चीनी डल रही है, ठीक है सर, ठीक है, यहां तक सही है। अब देखो अगर आपको यहां तक समझ में आ रहा है तो देखो, अब की बार मेरे को फिर से निकालना ए और बी। अब देखो ए और बी कैसे निकालूंगा, एक्चुअल में आउटपुट कितना बना 5000, नॉर्मल लॉस कितना है 20%। तो देखो मैं क्या करूंगा, कभी भी नॉर्मल लॉस के साथ कुछ नहीं लिखा तो हमेशा इनपुट का माना जाता है, ठीक है। तो मैं इसको दो तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा आपको। पहला तरीका तो बहुत नॉर्मल, सर ये जो 5000 का आउटपुट आया है, ये जो 5000 का आउटपुट आया है रियलिटी में 80% को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। क्यों 80% को, अगर आपने रॉ मटेरियल 100 डाला होगा तो 20 तो खराब हो गया ना, बन के 80 आया, मतलब दैट मींस एक्चुअल आउटपुट इज रिफ्लेक्टेड बाय 80%। 80% से डिवाइड कर दो, क्या ये मैं बोलूं यहां से टोटल इनपुट आ जाएगा, अगर आपको थोड़ी भी मैथ्स की समझ है तो यहां से इनपुट आ जाएगा, हाँ जो आपका इनपुट आया। अब बजट के हिसाब से इनपुट कैसे लगना चाहिए, 60 और 40 के रेशियो में, तो यहां लगा दो 60% और 40%, खत्म हो गया। नीचे देखो यहां पर भी आउटपुट है 5000, डिवाइड कर दो 80% से, ये टोटल इनपुट आ जाएगा। सर एक बार टोटल इनपुट आ जाए मैं उसको 60 और 40 के रेशियो में बांट दूंगा, ठीक है। इसी का दूसरा तरीका सुनो करने को, तो मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं टोटल इनपुट को x ले लूं, ये थोड़ा लंबा मेथड है लेकिन समझना, टोटल इनपुट को x ले लूं, तो बेटा टोटल इनपुट, इनपुट में से नॉर्मल लॉस माइनस करूंगा तो आउटपुट आएगा, आउटपुट था 5000, आउटपुट था मेरा 5000 यूनिट्स, सही है। तो यहां से क्या आप इनपुट निकाल सकते हो, इनपुट हो जाएगा 0.8x इक्वल टू 5000 यूनिट, हमने भी तो यही काम करा। तो x कितना, इनपुट कितना आ गया बोलो सर, इनपुट आ गया 5000 डिवाइडेड बाय 0.8, ठीक है। 5000 को 80% से डिवाइड कर दो, आपका इनपुट आ जाएगा। एक बार इनपुट आ जाए, अब ये जो भी इनपुट आया, ये मेरा जो भी इनपुट आया इसका 60% जाएगा ए में और इसी का 40% जाएगा किस में, बी में। यही काम तो करना है अपने को, ठीक है सर, ठीक है सर, समझ आ गया अच्छे से। मतलब कभी भी क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो मतलब नॉर्मल लॉस जो है सर किसका है, इनपुट का, हाँ हमेशा इनपुट का, तो हम सीधा रिमेनिंग परसेंटेज से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है सर, समझ आया। लास्ट केस देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का, उसके बाद खत्म मटेरियल वेरिएंस। सर बस खत्म भी हो गया, हाँ बेटा इतना ही है। देखो स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायर पर यूनिट,
रिक्वायर पर यूनिट ए और बी का दे रखा है 6 और 4 किलो। एक यूनिट को बनाने के लिए 6 और 4 किलो लग रहा है, ठीक है। एक्चुअल आउटपुट 5000 है। अब देखो नॉर्मल लॉस दे दिया आउटपुट का, क्वेश्चन साइलेंट है तो हम इनपुट का मानते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल लॉस आपको बोल दिया आउटपुट का है 10%। तो अब मैं क्या करूंगा, देखना ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा सर, टोटल इनपुट को x मान लेता हूं क्योंकि पहले तो इनपुट ही निकलेगा। एक है टोटल इनपुट, ठीक है, माइनस नॉर्मल लॉस, तो क्या आएगा, आउटपुट आएगा, सही है। अब इनपुट मुझे नहीं पता, नॉर्मल लॉस है आउटपुट की परसेंटेज पे, आउटपुट है 5000 और नॉर्मल लॉस है 10%, आउटपुट है 5000 और अब की बार ये 10% है किसका, 5000 का, आउटपुट पे है ना, तो आउटपुट पे ले लो, कौन सी बड़ी बात है, x माइनस 500 इक्वल टू 5000, सही है। x की वैल्यू हो गई 5500, मतलब इनपुट कितना हो गया, इनपुट हो गया 5500। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सी बात है, 5000 का आउटपुट चाहिए तो मेरे को 5500 का इनपुट डालना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, नहीं सर, ये देखो पहले आपको नीचे दिखा देता हूं, यहां पर देखना अपन ने इनपुट निकाल लिया, इनपुट में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इनपुट तक सही है, उसने क्या बोल रखा है, एक यूनिट को बनाने के लिए ये 6 और 4 के रेशो में लग रहा है, मतलब 6 किलो वो लग रहा है, 4 किलो ये लग रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, अगर टोटल इनपुट मेरा 5500 है, इसमें से 6/10 ए होगा और इसमें से 4/10 मेरा क्या होगा, बी होगा, क्योंकि एक यूनिट को बनाने के लिए 6/4 के रेशो में लग रहा है। तो अगर टोटल इनपुट 5500 लगा है तो 6/4 के रेशो में लगेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सारे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट के केस हो गए। अब जैसा मर्जी केस आ जाए आप कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, ये जो दो चीजें लिखी हैं ये आपको अभी समझाता हूं, पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूं मटेरियल का, आओ, ठीक है। सारे क्वेश्चन बेटा मैंने अपनी बुक के ही क्वेश्चन लिए हैं, तो इस वाले कॉन्सेप्ट नोट्स में इनकी नंबरिंग चेंज करनी भूल गया मैं, 1 2 3 4 करनी थी, आओ, ठीक है, वो मैं करके दे दूंगा आपको नोट्स में। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे इधर, ठीक है, और पूरा क्वेश्चन दिखाऊंगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस से कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कैसे होगा। आओ, द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ केमिकल मिक्सचर इज 60% ऑफ मटेरियल ए। बेटा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के हिसाब से 60% ऑफ मटेरियल ए 50 रुपए पे, 40% है बी का 60 रुपए पे, ठीक है। स्टैंडर्ड लॉस है 25%, 25% किस पे लग रहा है, आउटपुट पे, इज एक्सपेक्टेड इन प्रोडक्शन, आउटपुट पे स्टैंडर्ड लॉस है 25% का। कॉस्ट रिकॉर्ड है 540 किलो ए लगा और 260 किलो बी लगा, इतने रेट पर। क्वांटिटी प्रोसेस्ड, मतलब जो फाइनल आउटपुट आया, आउटपुट कितना आया, 680 किलो का आउटपुट आया, और पूरा क्वेश्चन करना है, सारे वेरिएंस निकालने हैं, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, सर मैं सारे के सारे वेरिएंस निकाल सकता हूं, मैं पूरा क्वेश्चन कर सकता हूं, बस मुझे एक बात पता होनी चाहिए, क्या, मेरे को मेरे 4 कॉलम भरने हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग सब सही चल रही है, हाँ एकदम सही चल रही है। आओ, मुझे अपने 4 कॉलम भरने हैं, 4 कॉलम भरो, मटेरियल समझ आ गया तो आगे लेबर सेल्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। आओ, तो सबसे पहले अपन 4 कॉलम भरते हैं, पहला आएगा M1, दूसरा M2, तीसरा M3, चौथा M4। आ जाओ, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा यहाँ पे, बोलो, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, पीछे से चलो, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, और 2 रॉ मटेरियल हैं। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड प्राइस डाल दो, क्या स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है, हाँ ये देखो 50 रुपए पर किलो, 50 रुपए पर किलो और 60 रुपए पर किलो, यहाँ लिखता हूँ फटाफट, 50 और 60, यहाँ लिखा 50 और 60, 50 और 60, ठीक है सर। सर एक्चुअल क्वांटिटी भी दे रखी है, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 540 और 260, एक्चुअल क्वांटिटी है 540 और 260, यहाँ लिख दो 540 और 260, यहाँ पर भी लिख दो 540 और 260, सही है। एक्चुअल प्राइस कितना है, क्वेश्चन में एक्चुअल प्राइस दिया हुआ है 60 और 50, एक्चुअल प्राइस है 60 और 50। देखो 2 कॉलम तो भर गए आपके, कॉलम भर गए मतलब वेरिएंस आराम से आ जाएगा, 2 कॉलम तो भर गए, इनकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो इसके नीचे बनाएंगे अपन वर्किंग नोट। सबसे पहला वर्किंग नोट बनेगा हमेशा RSQ का, हमेशा बना के दिखाना RSQ। RSQ का मतलब होता है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी ले लो, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, ये देखो ये 540 और 260 लेना, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 540 और 260 कितना हो जाएगा, मैं करके देखता हूँ, 540 और 260, 800 हो गया, 800, 800 को बांट दो इन स्टैंडर्ड रेशियो। स्टैंडर्ड का रेशियो क्या था, क्वेश्चन में था 60-40 था शायद, हाँ 60% और 40%, 60% और 40%। तो आप मुझे बता दो A और B कितना आ जाएगा, A और B, 800 का 60%, 480 और 320, ठीक है, 480 और 320 आ गया यहाँ पर, 480 और 320, यहाँ तक सब कुछ सही है। अब आ जाओ लास्ट वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 क्या बोल रहा है, वर्किंग नोट नंबर 2, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। सबसे पहले एक्चुअल आउटपुट देखो, क्वेश्चन में लिखा है 680 किलोग्राम है, यहाँ लिख देता हूँ, एक्चुअल आउटपुट है 680 किलोग्राम, ठीक है। और इसके साथ एक चीज और लिखिए, क्या लिखिए भाई, यहाँ पर लिखा था 25% ऑफ आउटपुट लॉस है ना, नॉर्मल लॉस है कितना,
25% ऑफ आउटपुट। आओ अब तो क्वेश्चन नॉर्मल है, आ जाओ करते हैं। सबसे पहले सर इनपुट लोगे माइनस नॉर्मल लॉस करोगे तो आउटपुट आता है। इनपुट मुझे पता नहीं, नॉर्मल लॉस है 0.25 ऑफ आउटपुट, आउटपुट है 680 और यहाँ पर भी आउटपुट है 680। ठीक है, तो आउटपुट इनपुट कितना हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा 680 प्लस 680 का 25% देखना, 680 का 25% आया 170, तो इनपुट हो गया प्लस कर देता हूँ 680 850, इनपुट हो गया 850। अगर इनपुट 850 का है तो इसमें से ए होगा 60% और बी होगा 40%, है ना। इस बार परसेंटेज दे रखा है, सीधा परसेंटेज ले लेते हैं। तो 850 का 60% 510 और 850 का 40% 340, 510 और 340, ये लो अपन ने यहाँ भर दिया 510 और 340। बेटा जैसे ही आपने सारा कुछ भर दिया ना, अब आप सारी वैल्यूज निकाल लो और सारे वेरिएंस निकाल लो, सारे के सारे वेरिएंस आ जाएंगे। वेरिएंस कैसे आएंगे आपको वेरिएंस बता देता हूँ, ये देखो वेरिएंस कैसे आएंगे, सीपीयू माई, ठीक है। या अगर आपको पेपर में पूरा फॉर्मेट से करना है तो पेपर में आप इस तरीके के फॉर्मेट से कर सकते हो। ये देखो कैसा फॉर्मेट रखना, एक तरफ लिखना ए, एक तरफ लिखना बी और एक तरफ लिखना नीचे टोटल, हर चीज ऐसे निकालो, ए की अलग बी की अलग और टोटल, और ऊपर आप सारे वेरिएंस लिख दो। 5 वेरिएंस है ना टोटल, ये लो 5 वेरिएंस लिख दो। पहला वेरिएंस आएगा कॉस्ट, ऐसे लिख दो सीपीयू माई। तो सबसे पहला वेरिएंस हो गया कॉस्ट, दूसरा हो गया प्राइस, फिर हो गया यूसेज, फिर हो गया मिक्स और फिर हो गया यील्ड। ठीक है, सबका फॉर्मूला लिख दो। सबसे पहला फॉर्मूला होगा M1, सबसे पहला फॉर्मूला होगा M1 माइनस M4, पहला और आखिरी। फिर M4 को एज इट इज आगे लिखते थे डिफरेंस, मतलब 3 आएगा। फिर दोनों लेफ्ट वालों का आएगा 13 1 3, फिर आएगा 2 3 और फिर लास्ट में आ जाएगा 1 और 2। सारी वैल्यूज है निकाल दो और लास्ट में आप टोटल मैच कर लेना, मैच होगा। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, जब कॉस्ट देखोगे तो कॉस्ट इन दोनों के बराबर आ रहा होगा, प्राइस और यूसेज के बराबर आ रहा होगा कॉस्ट, और मिक्स और यील्ड आपका यूसेज के बराबर आ रहा होता है, मैच हो जाएगा पूरा। ठीक है, बस यही है बेटा, पूरा खत्म हो गया क्वेश्चन। ये देखो नीचे मैंने पूरा बना के भी दिखा रखा, आप चाहो तो आप बना करके देख सकते हो। ये नीचे मैंने पूरा बनाया हुआ है और इस बेसिस पर अपन ने सारे वेरिएंस निकाल रखे। इनकी प्रेजेंटेशन छोड़ो, प्रेजेंटेशन हम अपनी वाली करके रहेंगे। ठीक है, अच्छे से क्लियर हुआ बताओ मटेरियल वेरिएंस? अगर मटेरियल अच्छे से क्लियर हुआ, मैंने मटेरियल समझाने में आपको 20 से 22 मिनट लिए, क्योंकि मटेरियल समझ आ गया तो आगे लेबर और किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बोलो मटेरियल कर लोगे क्या? कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, बस ट्रिक ध्यान रखना। बोलो हो जाएगा? बताओ जी, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी है? हो जाएगा मटेरियल? अगर मटेरियल हो जाएगा तो आगे बढ़ूं फटाफट। ठीक है, बताइए। आओ, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बताओ बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, आओ। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का हमारा मटेरियल वेरिएंस पूरा हो गया। मटेरियल वेरिएंस में से आप जैसा मर्जी क्वेश्चन कर लो। लास्ट के 2 नोट्स है, 2 नोट्स सुन लो। 2 नोट्स क्या है सुनो। पहला, इफ क्वेश्चन मेंशन लीफो या फीफो मेथड देन M4 कॉलम 2 बार बनेगा। सुनो ऐसा क्यों होता है? जब भी क्वेश्चन में लीफो या फीफो आएगा तो बेटा लीफो या फीफो से चेंज क्या आता है, जो एक्चुअल में क्वांटिटी कंज्यूम हुई है बस उसके प्राइस में चेंज आएगा और कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। क्योंकि लीफो और फीफो में फर्क क्या होता है? अगर फीफो बोलोगे तो जो यूज हुआ पहले ओपनिंग में से यूज होगा और फिर ताजे में से यूज होगा, तो यूज तो उतना ही होगा। एक बात बताओ, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम, इधर सुनना, मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, ऐसे समझो। मैंने आपको लिखा एक्चुअल में क्वांटिटी कंज्यूम हुई। कंज्यूम का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। आपने सॉल्व करा 850 आया, तो बेटा मैं बोलूंगा कंज्यूम तो सेम रहेगा, चाहे लीफो बोलूं या फीफो बोलूं। क्वांटिटी में तो कोई चेंज नहीं होता ना, क्वांटिटी तो सेम रहती है। बट लीफो में कैसे यूज हुई होगी और फीफो में कैसे यूज हुई होगी? फीफो में यूज हुई होगी पहले ओपनिंग में से और फिर परचेज में से। पहले ओपनिंग में से यूज हुई फिर परचेज में से। लीफो बोलोगे तो पहले ताजे में से यूज हुई होगी, उसके बाद ओपनिंग में से यूज हुई होगी। तो रेट का फर्क आ जाता है। और रेट का फर्क, एक बात बताओ, रेट का फर्क मतलब एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी, ये सिर्फ आपका M4 में आता है। तो अब की बार क्या होगा, सिर्फ M4 कॉलम 2 बार बनेगा, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, बस M4 कॉलम 2 बार बनेगा। ठीक है, एक बार लीफो के हिसाब से, एक बार फीफो के हिसाब से। फिर आप बोलोगे सर अगर हम M4 कॉलम को 2 बार बनाएंगे तो क्या सारे वेरिएंस 2 बार आएंगे? बेटा सारे वेरिएंस 2 बार नहीं आएंगे, ध्यान से सुनना। आपका वेरिएंस है CPU माई, आपके वेरिएंस है। पहला वेरिएंस होता है M1 माइनस M4, फिर दूसरा होता है 3 माइनस 4, फिर आता है 1 माइनस 3,
फिर आता है 2 - 3 और फिर आता है 1 - 2। अगर आप ध्यान से देखो तो 4 सिर्फ ऊपर के दो वेरिएंस में ही तो आ रहा है। अगर 4 ऊपर के दो वेरिएंस में आ रहा है तो मैं यहां बोल सकता हूं सिर्फ कॉस्ट और प्राइस वेरिएंस मेरे लीफो और फीफो में अलग अलग आएंगे। सिर्फ कॉस्ट और प्राइस, आगे के सारे वेरिएंस मेरे लीफो और फीफो में सेम आएंगे। इसका क्वेश्चन मैंने स्टडी मैट में है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है, वो जरूर देख लेना, बस खत्म हो गया। ठीक है, कभी भी लीफो या फीफो होगा लास्ट कॉलम दो बार बनेगा, क्योंकि वैल्यूएशन में फर्क होता है इस वजह से, एक्चुअल प्राइस में, बाकी कहीं कोई फर्क नहीं होता। अच्छा, M4 में फर्क पड़ेगा, M4 सिर्फ कॉस्ट और प्राइस में आता है, तो बस वहां फर्क आएगा, वहां पे लीफो का अलग, फीफो का आंसर अलग आएगा, बाकी सारे वेरिएंस सेम आएंगे। ठीक है, अच्छा सर, फिर अगर मेरे को रिलेशनशिप चेक करनी है तो अगर लीफो की रिलेशनशिप चेक करोगे, ये होती है कॉस्ट जो होता है प्राइस और यूसेज के बराबर, तो कॉस्ट और प्राइस दोनों लीफो का लेना। जब फीफो का चेक करोगे तो अंडरस्टूड सी बात है, दोनों फीफो का लेना, मैच हो जाएगी आपकी रिलेशनशिप। ठीक है सर, सर समझ में आया? तो देखो ये यही बोला है, दो बार बनेगा, सिर्फ कॉस्ट और प्राइस वेरिएंस अलग अलग बनेंगे, बाकी सेम बनेंगे। एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम सेम रहेगी, लेकिन जो एक्चुअल कॉस्ट होती है, क्योंकि लास्ट कॉलम का मतलब बेसिकली एक्चुअल कॉस्ट है, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस, ये चेंज होगी अकॉर्डिंग टू लीफो और फीफो। खत्म हो गया, पूरा मटेरियल वेरिएंस खत्म, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, लिखवा लो, चाहे जैसा मर्जी क्वेश्चन करके देख लो, आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। स्टडी मैट की वीडियो देखो, मजा आ जाएगा, मजा। आओ यहां से आगे चलता हूं, अगला टॉपिक सुनो। अगला टॉपिक क्या है? लेबर वेरिएंस। बेटा लेबर वेरिएंस के अंदर दो केस है। पहला केस तो बहुत आसान है, समझाने की जरूरत भी नहीं है। देखो पहला केस है विदाउट आइडल टाइम, सबसे पहला केस है जहां आइडल टाइम ही नहीं है। बेटा अगर आइडल टाइम है ही नहीं तो मैं बोल सकता हूं एक्चुअल आवर्स वर्क और एक्चुअल आवर्स पेड बराबर होंगे। आइडल टाइम है ही नहीं, अगर आइडल टाइम नहीं होगा तो जो आपने मटेरियल में पढ़ा है सारे केस नॉर्मल। सर मटेरियल जैसे, हाँ बिल्कुल मटेरियल जैसे, तो यहां पर भी कितने कॉलम, यहां पर भी बनाना 4 कॉलम, यहां पर भी बनाओगे 4 कॉलम। पहला कॉलम बोलो स्टैंडर्ड रेट, प्राइस की जगह रेट हो जाएगा, लेबर के लिए रेट होता है, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, लास्ट में क्या आ जाएगा एक्चुअल रेट। पीछे से चलो एक्चुअल आवर्स, जैसे क्वांटिटी होती थी यहाँ आवर्स हो गया बस एक्चुअल आवर्स, यहाँ हो गया रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। सबका मतलब सेम है, जैसे आरएसएच का मतलब क्या होगा, एक्चुअल आवर्स को स्टैंडर्ड रेशियो में बांटो। एसएचएओ का मतलब क्या होगा, एक्चुअल आउटपुट अगर बजट के हिसाब से बनता तो कितने टाइम में बनता, जो बेसिकली लेबर्स में, लेबर चैप्टर में होता था ना आपका, कि टाइम अलाउड कितना है, बेसिकली उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है सर, वेरिएंस के नाम बताओ। अपन ने तो वेरिएंस के नाम ये कर रखे हैं, बिल्कुल सेम वेरिएंस के नाम है। पहला होगा कॉस्ट, बस प्राइस का नाम चेंज हो गया, यहाँ पर रेट हो जाता है, प्राइस का सिर्फ नाम चेंज होगा, रेट हो जाएगा। यू का मतलब क्या होता है, यूसेज, यूसेज को यहाँ बोलेंगे एफिशिएंसी, क्योंकि लेबर की एफिशिएंसी होती है। एम का मतलब सेम है, एम का मतलब है मिक्स और गैंग वेरिएंस। वाई का मतलब सेम है, वाई को बोलते हैं यील्ड वेरिएंस। तो बस दो नाम ही तो चेंज हुए हैं, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट सेम है। सर कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट होगा L1 - L4, फिर 3 - 4, फिर 1 - 3, फिर 2 - 3 और 1 - 2। आपको बनाने आते हैं, डिट्टो सेम पूरा, ये देखो दिखा देता हूँ, पूरा सेम है, एकदम सेम। ठीक है, एग्जैक्टली सेम आएगा। कॉस्ट के दो बच्चे रेट और एफिशिएंसी, एफिशिएंसी के दो बच्चे मिक्स, गैंग और यील्ड। पहला पार्ट तो नॉर्मल है। ठीक है, अब सर दूसरा पार्ट बताओ। दूसरा पार्ट बताओ, दूसरा पार्ट अच्छा है, ध्यान से सुनना। ठीक है, अभी तक समझ आ रहा है, चैट पे जरूर लिखो, मुझे बताना क्या यहां तक सब कुछ समझ आ रहा है अच्छे से। लेबर में अब टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मटेरियल में आपने बहुत अच्छे से टाइम लगाया। अब यहां बताता हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, सुनो, अगर लेबर का दूसरा केस आएगा तो सबसे पहले आप अपने आप से ये बात पूछोगे कि ये लेबर का दूसरा केस है क्या। हाँ, अगर ऐसा आया कि ये लेबर का सेकंड केस है, मान लो ये लेबर का सेकंड केस है जहां पर आइडल टाइम है। सर आइडल टाइम का पहली बात तो मतलब क्या होता है, मतलब होता है पेमेंट, एक्चुअल आवर्स जो पेड हैं, पेड ज्यादा हैं जितने घंटे आपने काम करा। जैसे नॉर्मल सी बात समझना, मैं एक फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो मेरे फैक्ट्री में टाइम है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, टोटल 9 घंटे हो गए। तो क्या 10 से 7 बजे तक 9 घंटे में लगातार काम करता हूँ? नहीं सर, काम तो 8 घंटे करता हूँ, बीच में 1 घंटे का ब्रेक होता है। 1 घंटे के ब्रेक में मान लो मैं खाना खाऊंगा, ठीक है, बीड़ी सुट्टा फूक के आऊंगा, थोड़ा सा टाइम फोन पे बतियाऊंगा, थोड़ा वॉशरूम जाकर के आऊंगा, तो सिंपल सी बात है 8 घंटे काम करूंगा, 1 घंटे का ब्रेक होगा। पर बेटा पैसे तो मुझे पूरे 9 घंटे के मिलेंगे ना, ऐसा थोड़ी होता है कि पैसे मेरे को 8 घंटे के मिले, जो लंच टाइम वगैरह होता है पैसे मुझे पूरे मिलते हैं। तो आइडल टाइम का मतलब जब पेमेंट ज्यादा हो रही है और काम हमने कम करा है। अगर ऐसा केस होगा, हमेशा ध्यान रखना, ओवरहेड में भी ये बात बताई थी, अगर आप ओवरहेड के बाद ये लेक्चर देख रहे हो, कोई भी नॉर्मल केस के अलावा स्पेशल केस आया, जैसे लेबर में नॉर्मल केस था, अब स्पेशल केस आया आइडल टाइम वाला, तो एक कॉलम ज्यादा बनेगा। सर एक कॉलम ज्यादा मतलब अब कितने कॉलम बनेंगे, अब आपके पास टोटल मिलाकर के 5 कॉलम बनेंगे। कितने कॉलम? 5 कॉलम। ठीक है, सही है सर।
और 5 कॉलम सुनो क्या बनेंगे, बहुत आसानी से सुनना, बहुत नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पेड और वर्क में फर्क है। आओ, पहला होगा स्टैंडर्ड रेट, ठीक है सर, दूसरा भी हाँ, तीसरा भी स्टैंडर्ड हाँ, चौथा भी स्टैंडर्ड हाँ, लास्ट क्या होता था, एक्चुअल। नॉर्मल में भी हम ऐसे ही करते थे, सारे स्टैंडर्ड लास्ट वाला एक्चुअल हाँ। अब पीछे से चलो, पीछे से चलो, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स, ठीक है। पीछे से 3 एक्चुअल आवर्स, क्योंकि ये वाला मेरे को पता है, ये वाला क्या होता है, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, और ये क्या होता है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। सही है। दोबारा सुनो, लेबर से एक कॉलम ज्यादा बनेगा, सब में पहले स्टैंडर्ड रेट, लास्ट में एक्चुअल रेट। अब पीछे से चलो, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स। स्टार्टिंग के दो आपको पता है, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है सर। अब सुनना, क्योंकि यहाँ पेड और वर्क अलग है, लास्ट के दो हमेशा होते हैं पेड पे, लास्ट के दो होते हैं पेड पे, ये वाला होगा वर्क पे और ये भी होगा वर्क पे, एक्चुअल आवर्स वर्क, एक्चुअल आवर्स वर्क के बेसिस पर। ऐसे लिख देता हूँ खाली वर्क, ताकि आपको ध्यान रहे, बस सारे कॉलम भर दूंगा। सर पेड पे क्यों होते हैं लास्ट वाले, क्योंकि कॉस्ट वेरिएंस आएगा पहला और लास्ट का फर्क, और कॉस्ट वेरिएंस हमेशा पेड पे निकलना चाहिए, इसलिए लास्ट के दोनों को पेड बोलते हैं और बाकी दोनों को वर्क बोलते हैं, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। सर वर्क और पेड में फर्क क्या होगा, जो वर्क होंगे, वर्क पता कौन से होते हैं, वर्क होते हैं पेड में से आइडल टाइम हटा दो, तो पेड में से अगर आप आइडल टाइम हटा दोगे तो वर्क आ जाएंगे। सेम वैसे जैसे आरएसएच, आरएसएच का मतलब होता है टोटल एक्चुअल आवर्स को स्टैंडर्ड रेशियो में बांटना है। अब सर एक्चुअल आवर्स कौन से लूं, पेड लूं या वर्क लूं, देखो कौन से लिखे हैं, कौन से लेने, वर्क वाले लेने हैं। अभी क्वेश्चन कराता हूं उस पर देखो, ठीक है सर। फिर इसमें नीचे फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो फॉर्मूला आसान है, ध्यान से सुनना। मैं सबसे पहले सारे कॉम्बिनेशन बना लेता हूं। पहला कॉम्बिनेशन आएगा पहला और आखिरी, ठीक है सर। पहला आया 1 और 5, अब 1 और 5 आया तो अगला क्या होगा, अगले में इसको एज इट इज यहाँ 4 आ जाएगा, इनका डिफरेंस आता है ना, ये देखो इसको एज इट इज लिखा और आगे आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। अब इन दोनों को लिख देते हैं, तो यहाँ लिख लो 1 4, और जैसे 1 4 बन गया, 1 4 के नीचे तो आपको सारे आते हैं, 1 4 के बाद अगला क्या आएगा 14 34, फिर आएगा 13, फिर क्या आएगा 23, और 23 के बाद क्या आएगा 12, 12 पे रुक जाते हैं हम हमेशा, 12 तक सारी सीक्वेंस बना दी। अब देखो पहला हमेशा क्या होता है, कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा क्या होता है, प्राइस वेरिएंस, प्राइस का यहाँ लेबर में नाम क्या हो जाएगा, रेट, यहाँ तक सही है। सी पी, पी के बाद यू आता है, यू मतलब यूसेज, कायदे से मुझे यू यहाँ लिखना चाहिए यूसेज, बट मैं यूसेज यहां ना बोल करके मैं यूसेज बोलूंगा, ये वाला है एफिशिएंसी, ये वाला यू मतलब यूसेज, यूसेज मतलब एफिशिएंसी। ऐसा क्यों, सुनना, ये देखो एफिशिएंसी को मैं 1-4 बोलूं या 1-3 बोलूं, तो एफिशिएंसी को 1-3 बोलना चाहिए ना, क्योंकि बेटा एफिशिएंसी हमेशा एक्चुअल घंटे काम करने के हिसाब से निकालनी चाहिए। ये देखो मेरे पास दो ऑप्शन है एफिशिएंसी के लिए, या तो 1 में से 4 माइनस करूं या 1 में से 3 माइनस करूं। तो बेटा 1 में से 3 माइनस करो ना, क्योंकि एफिशिएंसी हमेशा वर्क के बेसिस पे होगी रादर देन पेड के बेसिस पर, तो अपन 1-3 करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा सर अगर ये एफिशिएंसी है, अगर ये वाला एफिशिएंसी है, मतलब नीचे मिक्स और ईल्ड होगा, हाँ मिक्स गैंग और ईल्ड नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब सर ये बीच के दो बच गए, अब देखो एक बात बताओ, ये इन दोनों कॉलम का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों कॉलम का डिफरेंस आइडल टाइम होगा, आप खुद देख लो। इन दोनों कॉलम को आपने जो 2 बार लिखा वो इसलिए तो लिखा सिर्फ आइडल टाइम की वजह से, तो 3-4 क्या हो गया, आइडल टाइम वेरिएंस, ये हो गया आइडल टाइम, और 1-4 खाली 1-4 का कोई मतलब नहीं है, खत्म हो गया, बस बस सर इतना ही है, हाँ बस इतना ही है, ये आइडल टाइम वेरिएंस। और हमेशा ध्यान रखना आइडल टाइम वेरिएंस ऑलवेज एडवर्स आएगा, हमेशा, कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, हमेशा एडवर्स, क्योंकि पेड घंटे हमेशा ज्यादा होंगे वर्क से, आप जितने घंटे काम कर रहे हो पेमेंट हमेशा ज्यादा की मिलती है, क्योंकि नॉर्मल लॉस भी होता है, ठीक है, यहां तक सही है। सर एक्स्ट्रा केस में 13 की वैल्यू नहीं होती थी ना बेटा, 13 की वैल्यू नहीं होती थी जब अपन ओवरहेड पढ़ते थे, लेबर में किसकी वैल्यू नहीं होती, 14 की, बस ये ध्यान रखना। जब आप पूरा ओवरहेड पढ़ोगे, ओवरहेड में 13 की वैल्यू नहीं होती थी, यहाँ पे किसकी वैल्यू नहीं है, 14 की वैल्यू नहीं है, ठीक है। आओ एक बार पहले आपको पूरा केस दिखा देता हूँ, बाकी पूरा सेम है बेटा, बाकी पूरा सेम है। आओ देखो अपन ने बिल्कुल सेम वैसे ही लिखा, लास्ट में लिखा एक्चुअल आवर्स पेड और पेड, यहाँ लिखा वर्क और ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, जितनी कैटेगरी होगी कैटेगरी बांट देना। सेम बात बोल रहा हूं, अगर लेबर की कैटेगरी एक है तो सेकंड कॉलम को कभी नहीं भरेंगे, अगर लेबर की एक ही कैटेगरी है, एक कैटेगरी में सेकंड कॉलम लिखेंगे जरूर लेकिन भरेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप लिखोगे नहीं तो फॉर्मूला वेरी करेगा, ठीक है ना। यहां तक हो गया सब कुछ। और देखो ये वही कॉस्ट रेट 1-4 की जगह बोलेंगे 1-3, और ये वाला आइडल टाइम हो गया, 1-4 वाला आपका खाली है, और बस बाकी तो पूरा सेम है, ठीक है। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना, यहां पर क्या होगा, कॉस्ट के अपने आप में 3 बच्चे होंगे। देखो मेरे को हमेशा से पता है एफिशिएंसी का तो बेटा एक ही बच्चा होता है, सर एफिशिएंसी का एक नहीं, सॉरी एफिशिएंसी के तो हमेशा 2 बच्चे होते हैं, ये यूसेज के तो हमेशा 2 बच्चे होते हैं, मिक्स और यील्ड, उसके बाद उसका कोई बच्चा नहीं होता। कॉस्ट के अंदर पहले 2 बच्चे होते थे, कौन कौन से होते थे, प्राइस और यूसेज। अब कौन कौन से होंगे, प्राइस
यूसेज या एफिशिएंसी और आइडल टाइम, ठीक है। तो ध्यान रखना जब मैच करोगे तो कॉस्ट जो है वो रेट, एफिशिएंसी और आइडल टाइम के बराबर आना चाहिए। आइडल टाइम वेरिएंस हमेशा एडवर्स होगा, क्यों? क्योंकि पेड हमेशा ज्यादा होंगे वर्क से, ठीक है। आओ इसके ऊपर भी क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से ही क्लैरिटी मिलेगी आपको, ठीक है। मैंने जानबूझ के आइडल टाइम वाला ही क्वेश्चन उठाया है, ये देखो। आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं, सुनना। जितने मेरी क्लास के बच्चे देखना, सीधा बुक का क्वेश्चन नंबर 13 देखना, बाकी मैं बाकी सबके लिए यहाँ नंबरिंग चेंज कर दूंगा आराम से, ठीक है। आओ ध्यान से क्वेश्चन सुनो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा सॉल्व कराऊंगा यहाँ पर। आओ, द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ अ प्रोडक्ट डीजे इज 25 यूनिट पर घंटे। एक घंटे में कितने यूनिट? 25। एक घंटे के 25 यूनिट, ठीक है। इन अ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी एम्प्लॉइंग 100 वर्कर्स। बात समझना, एक घंटे में 25 यूनिट बन रहे हैं, उस एक घंटे में 100 लोग काम कर रहे हैं, तो बेटा वो एक घंटा थोड़ी, वो तो 100 घंटे के बराबर हो गया ना। जैसे मान लो मेरी फैक्ट्री में 10 लोग हैं, अगर 10 लोग एक एक घंटा काम करें तो टोटल वर्क तो 10 घंटे का हुआ। वैसे ही यहाँ लिखा जरूर है 25 यूनिट, यहाँ लिखा है 25 यूनिट एक घंटे में, 25 यूनिट एक घंटे में, पर वो एक घंटे में 100 लोगों ने काम करा, तो बेसिकली आपके 25 यूनिट बन करके आए हैं 100 घंटे में। अगर मैं यहां से बोलूं तो एक यूनिट बनेगा 4 घंटे में। ये मुझे स्टैंडर्ड का डाटा मिल गया कि एक यूनिट जो है वो 4 घंटे में बनेगा, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे पढ़ो। इन अ 40 आवर्स वीक, एक हफ्ते में 40 घंटे हैं, डिपार्टमेंट प्रोड्यूस 960 यूनिट। एक्चुअल आउटपुट कितना हो गया? 960। यहाँ लिख देता हूँ एक्चुअल आउटपुट हो गया 960 यूनिट, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आगे सुनो, आगे क्या बोला है? 5% ऑफ द टाइम पेड वॉज लॉस्ट ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन। वैसे तो 40 घंटे हैं, मतलब पेमेंट तो आप 40 घंटे की कर रहे हो। एक्चुअल आवर्स जो पेड है एक हफ्ते का, एक हफ्ते के हैं 40 घंटे, ठीक है। लेकिन इसमें से 5% टाइम जो है ये आइडल टाइम है, इसमें से 5% टाइम आइडल टाइम है, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आओ। द आवरली वेज रेट, आवरली वेज रेट क्या है? 6.2 है, ध्यान से सुनना, 6.2, 6 और 5.7 रिस्पेक्टिवली टू ग्रुप ए कंसिस्टिंग ऑफ 10 वर्कर, बी में 30 वर्कर, सी में 60 वर्कर, ठीक है। बेटा ये कैटेगरी नहीं है, ध्यान रखना, ये अलग अलग वर्कर्स हैं, बट इनको वर्कर्स की कैटेगरी मत बोलना, क्योंकि अगर कैटेगरी होती तो स्टैंडर्ड मिक्स का भी रेशो दे रखा होता, स्टैंडर्ड मिक्स का रेशो नहीं दिया हुआ, ठीक है। द स्टैंडर्ड वेज रेट पर आर, वेज रेट जो पर आर है वो सेम है सबके लिए, ठीक है। लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस गिवन है 240 फेवरेबल। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस है 240 फेवरेबल, यहां लिखता हूं, ये लो एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस है 240 जो कि फेवरेबल है, तो प्लस लगा दिया, ठीक है। अब सुनो, एफिशिएंसी वेरिएंस आइडल टाइम के केस में कौन सा होता है? अभी हमने पढ़ा है, हम याद करते हैं। तो आइडल टाइम में पहला बनेगा 1 - 5, फिर बनेगा 4 - 5, 14, 14 के बाद 34, 13, 23 और 12, सही है। तो पहला होता था, पहला बताओ, पहला होता था कॉस्ट, दूसरा होता था रेट, रेट के बाद यहाँ पर 14 का कोई मतलब नहीं होता था, इसका मतलब होता था आइडल टाइम, आइडल टाइम के बाद आता था एफिशिएंसी, एफिशिएंसी होगा 1 - 3। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एफिशिएंसी वेरिएंस होगा 1 - 3, 240, है ना, 1 - 3। अब बताओ 1 में क्या आएगा? 1 में आएगा स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। थर्ड वाले कॉलम में क्या आता था? थर्ड वाला कॉलम याद रखो, स्टैंडर्ड रेट और साथ में क्या आएगा? अगर अपन पीछे से चलते थे तो एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स आएगा यहाँ पर, हाँ एक्चुअल आवर्स कौन से वाले? यहाँ आएंगे वर्क वाले, क्योंकि लास्ट के दो में पेड थे, यहाँ कौन से आएंगे? वर्क वाले। इक्वल टू में कितना है? 240। आओ अब चीजें भरते हैं इसमें, अब इसमें नॉर्मल सी चीजें भर दो आप। देखो चीजें कैसे भरोगे? स्टैंडर्ड रेट मुझे नहीं पता, ये निकालना है मेरे को। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल में आउटपुट बना 960, एक्चुअल में आउटपुट बना 960, एक यूनिट को बनाने के लिए लग रहे थे 4 घंटे, एक यूनिट को बनाने के लिए 4 घंटे, ठीक है। आगे यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट नहीं पता, एक्चुअल घंटे काम कितना करा? सर ये पता है एक्चुअल घंटे काम कितने करा, 100 बंदे ना मेरे पास, हाँ 100 बंदे हैं, तो देखो काम कितना हुआ होगा, 100 बंदे, हर बंदे ने 40 घंटे काम करा, मतलब ये तो हो गया पेमेंट। लेकिन इसमें से 5% जो टाइम था वो आइडल टाइम था, वो माइनस करोगे, ठीक है। वर्क तभी तो आएगा ना, पेड में से आइडल टाइम माइनस करके वर्क आता है, बस ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पहले स्टैंडर्ड रेट को बाहर ले लो, ये कितना आ जाएगा? 960 × 4, आओ 960 × 4, 3840 माइनस ये हो जाएगा 4000, 4000 में से माइनस कर दो 5%, ये हो गया 3800 इक्वल टू 240, ठीक है। अब अपन स्टैंडर्ड रेट निकाल सकते हैं ना, तो स्टैंडर्ड रेट कितना आ जाएगा? SR × में 40 इक्वल टू 240, स्टैंडर्ड रेट 6 आ गया। अगर स्टैंडर्ड रेट 6 आ गया तो आगे का क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा। देखो अगर स्टैंडर्ड रेट 6 आ गया, अब मैं क्या करूंगा? मैं सारे के सारे कॉलम बनाऊंगा। पहला कॉलम होगा L1,
L2 L3 L4 L5, क्योंकि देखो क्वेश्चन में उसने यही बोला है सारे वेरिएंस वगैरह सब कुछ निकालने हैं, ठीक है। रेट पूछा है, गैंग पूछा है, ईल्ड पूछा है, सारे वेरिएंस पूछे हैं हमसे, जो वेरिएंस निकल पाएंगे अपन सारे वेरिएंस निकालेंगे, ठीक है। आ जाओ सुनो अब सारे वेरिएंस, तो सारे वेरिएंस में जल्दी से बोल दो। यहाँ आएगा स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, लास्ट में एक्चुअल रेट। पीछे से चलो, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स, रिवाइज नहीं, रिवाइज यहाँ नहीं आता ना, यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ पर भी एक्चुअल आएगा, एक्चुअल आवर्स, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। हाँ सर ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे वर्कर एक ही कैटेगरी का ध्यान रखना, क्योंकि अगर अलग अलग कैटेगरी के होते तो स्टैंडर्ड मिक्स गिवन होता, स्टैंडर्ड मिक्स गिवन नहीं है, तो इस कॉलम को तो मैं भर ही नहीं सकता, मिक्स है नहीं मेरे पास, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट आपने निकाला, वर्कर एक ही कैटेगरी का है, स्टैंडर्ड रेट है 6, यहाँ पर भी लिखो 6, यहाँ पर भी 6। अगर कोई डाउट आ रहा है रुकना 1 मिनट अभी, ठीक है। 6 एक्चुअल का रेट कितना है, एक्चुअल का रेट दिया हुआ है क्या आपको क्वेश्चन में, एक्चुअल का रेट वगैरह कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाँ ये देखो एक्चुअल का रेट अलग अलग दे रखा है, अब मैं भरवाना सिखाता हूँ। देखो एक्चुअल का रेट अलग है बेटा, इसका मतलब आपने वर्कर को पेमेंट अलग अलग करी है, इसका मतलब ये नहीं कि वर्कर अलग अलग है। तो 6.20 की पेमेंट करी 10 वर्कर को, तो देखो मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ पे लास्ट कॉलम में ऐसे लिख सकते हैं ना, 6.20 की पेमेंट करी 10 वर्कर को और हर वर्कर ने काम करा था 40 घंटे, प्लस दूसरा बताओ दूसरे की पेमेंट कितनी हुई, 6 और 5.7 है ना। यहाँ लिख देता हूँ, एक पेमेंट 6 की हुई है, एक पेमेंट 5.7 की हुई है। कितने कितने वर्कर को हुई है, 10 वर्कर के बाद ये हुई है 30 और 60 वर्कर को, ये हुई है 30 वर्कर को और 60 वर्कर को, है ना, 30 वर्कर को और 60 वर्कर को, और हर वर्कर ने 40 घंटे की पेमेंट ली होगी। तो ये टोटल मेरा क्या आ जाएगा, टोटल मेरा लेबर कॉस्ट आ जाएगा, लास्ट वाला कॉलम टोटल लेबर कॉस्ट आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं एक्चुअल में घंटे कितने हैं, तो एक्चुअल में टोटल है 100 वर्कर, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, 10 वर्कर यहाँ थे, 30 यहाँ, 60 यहाँ, टोटल 100 वर्कर है। और 100 वर्कर के पेमेंट कितनी होगी, 40 घंटे की, तो एक्चुअल आवर्स कितने होगा, 100 × 40 यानी 4000, ठीक है। अब यहां पर आते हैं वर्क, यहां पर वर्क लेते हो तो वर्क कितने होंगे बताओ, वर्क हो जाएंगे 4000, 4000 में से माइनस कर दो 5% का आइडल टाइम, यहां तक सही है। हाँ स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट अभी निकाले थे अपन ने, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट 3840 थे ना, हाँ ये देखो ऊपर निकाल रखे थे, यहाँ आ गए 3840, सही है। आओ मैं आपको सारे वेरिएंस निकाल के दिखाता हूँ। आओ सबसे पहला वेरिएंस, मतलब सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं, 3840 इंटू में क्या है 6, ये आ जाएगा 23040, ठीक है। 4000 में से माइनस कर दो 5%, इंटू में कर दो 6, ये आ जाएगा 22800, ये आ जाएगा 4000 इंटू 6, ये तो 24000। और लास्ट वाला कॉलम में सीधा देख लेता हूँ, इन्होंने भी निकाली होगी वैल्यू, लास्ट वाले कॉलम की वैल्यू इन्होंने भी निकाली होगी 23360, इन्होंने भी निकाली है इसकी वैल्यू 23360। आओ सारे वेरिएंस निकालेंगे, सारे वेरिएंस देखो, पहला होगा कॉस्ट, दूसरा होगा रेट, ठीक है, पहला कॉस्ट दूसरा रेट, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया, कॉस्ट हो गया रेट हो गया। कॉस्ट और रेट के बाद बताओ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी के बाद मिक्स और यील्ड, और एक होता था अलग से लिख देता हूँ आइडल टाइम वेरिएंस, ठीक है। सारे फॉर्मूले आपको पता है, पहला होगा L1 माइनस L5, फिर होगा L4 माइनस L5, 4 5 के बाद बनेगा 14, 14 किसी काम का नहीं होता, 34 ये वाला होगा, 34 के बाद यहाँ से चलेगा 13, ये आएगा 23 और ये आएगा 12, सारे लिख लिए। आओ सारे निकालते हैं। सबसे पहले कॉस्ट, कॉस्ट आएगा फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस 23040 माइनस में 23360, ये आएगा 320 एडवर्स, ये 320 एडवर्स। 4 माइनस 5 बोलो तो 4 माइनस 5 में करोगे 24000 माइनस में 23360, ये आएगा 640 फेवरेबल, ठीक है। 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 तो वैसे क्वेश्चन में दे ही रखा था, और मैच कर लेते हैं। 1 माइनस में 3 22800, ये तो दे ही रखा था 240 फेवरेबल, ठीक है। अब सुनो मिक्स और यील्ड, पहले आइडल टाइम बता देता हूँ। आइडल टाइम वेरिएंस कितना आएगा, आइडल टाइम आएगा 3 माइनस 4, मतलब 22800 माइनस में 24000, ये आ जाएगा मेरा 960 एडवर्स, यहाँ तक सही है। अब एक बात सुनना ध्यान से, यहाँ तक तो अपने को क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया, ठीक है। और अगर सर मैं मैच करना चाहूँ तो जो कॉस्ट होगा, कॉस्ट होगा रेट, एफिशिएंसी और आइडल टाइम के बराबर, और एफिशिएंसी के अंदर दो आते हैं मिक्स और गैंग, ठीक है। मिक्स और गैंग तो एक ही होता है, मिक्स और गैंग तो एक ही होता है, और एक होता है यील्ड वेरिएंस। अब एक बात सुनो आराम से, एफिशिएंसी वेरिएंस आ चुका है क्या, हाँ एफिशिएंसी वेरिएंस आ चुका है। एफिशिएंसी के अंदर ही क्या ये दो बच्चे होते हैं क्या, हाँ, लेकिन सर मिक्स का तो डाटा नहीं था, ध्यान से सुनना, मिक्स का कोई डाटा नहीं था, इसलिए क्या मिक्स वेरिएंस को 0 लिख दूं, हाँ बेटा मिक्स का कोई डाटा ही नहीं है, क्योंकि लेबर एक तरीके की है, तो मिक्स कुछ नहीं है। अगर मिक्स कुछ नहीं है तो यील्ड क्या सेम आ जाएगा, यील्ड कितना आ गया सेम, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन यहाँ उठाया था, बहुत तगड़ा क्वेश्चन था। आओ सारे चेक कराता हूँ, ये पेपर में 10 मार्क्स का आया था नवंबर 19 के पेपर में, ठीक है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन था। आओ सारे चेक करते हैं। सबसे पहले आप यहां से चेक करो, इन्होंने सारे निकाल रखे होंगे ना, कहाँ गया,
अरे तो सेल्स वेरिएंस आ गया, हाँ ये रहा देखो, कॉस्ट वेरिएंस पहला 320 एडवर्स, रेट है 640 फेवरेबल, आओ चेक करते हैं 320 640 आ गया हो। इसके बाद आइडल टाइम आएगा 1200 का, आइडल टाइम 1200 आ रहा है क्या, आइडल टाइम वेरिएंस 1200 इन्होंने अलग तरीके से करके दिखाया नालायकों ने, ठीक है। आइडल टाइम में 1200 थोड़ी ना दिखाना था हमारे को। एफिशिएंसी वेरिएंस चेक करो, एफिशिएंसी 240 है, हाँ बिल्कुल ठीक, एफिशिएंसी कितना आएगा 240, ठीक है। आइडल टाइम इन्होंने गलत दिखा रखा है, बेसिकली ये करते क्या है, ये आइडल टाइम और एफिशिएंसी को जोड़ के दिखाते हैं, हम आइडल टाइम अलग दिखाएंगे। चाहो तो आप मैच करके देख लो, अगर कॉस्ट लोगे तो कॉस्ट में आएगा रेट, एफिशिएंसी और आइडल टाइम, इन तीनों को जोड़ो, देखो कॉस्ट बनेगा। मैच करूं, पहला कितना 240, पहला 240 फेवरेबल, दूसरा 640 फेवरेबल, ठीक है, और माइनस 960 माइनस कर दो 80। आइडल टाइम में हमने कोई गलती करी है क्या, L3 माइनस L4, अरे हमने गलती करी है, नालायक है हम भी। 22,800 माइनस 24,000 होगा ना, हमने गलती करी है, 1200 ही तो आएगा, क्या कुछ भी कर रहा हूं मैं भी, ये 1200 ही आएगा, सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आप मैच करके देख लो, सब कुछ मैच होगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। सारे वेरिएंट्स अपने मैच हो गए, ठीक है, आराम से आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट में इन्होंने लिखा भी है, जो मिक्स और गैंग वेरिएंस होगा वो नील होगा आपका, ठीक है, और बाकी यील्ड जो होगा 240 फेवरेबल होगा, ठीक है। लेबर का बहुत तगड़ा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को जरूर जरूर करना, ठीक है। आओ यहाँ से आगे चले, ऐसे ही लेबर के सारे क्वेश्चन है, लेबर अब आपसे आराम से हो जाएगा। ओवरहेड वेरिएंस के कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं, ओवरहेड अब वहां से देखोगे। आ जाओ, सेल्स वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस बहुत आसान है, ध्यान से सुनो, एक बार में खत्म हो जाएगा पूरा। नॉर्मल है, इसका एक क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, ठीक है, बस 2 क्वेश्चन बचे हैं और इसके बाद आपका चैप्टर पूरा खत्म। आओ, सेल वेरिएंस, बेटा सेल वेरिएंस को 2 तरीके से निकाला जाता है, सिर्फ एक क्वेश्चन है, सुन लो, या तो सेलिंग प्राइस पे निकाला जाएगा या सेल्स मार्जिन पे। मार्जिन मींस मतलब प्रॉफिट ही होता है, बस हम उसको लिखते हैं सेल्स मार्जिन है। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, सेल्स का वेरिएंस सेलिंग प्राइस को यूज करके निकालना है या मार्जिन को निकाल के यूज करना है, ठीक है, क्योंकि एक फर्क आएगा, बाकी पूरा सेम है, ठीक है। आओ, अब आपको एक चीज बताता हूं, आप देखो क्या ये बिल्कुल सेम है मटेरियल जैसा, देखो बिल्कुल सेम है मटेरियल जैसा, मैंने M1 M2 M3 M4 लिखा है। आओ मैच करते हैं। वहां क्या होता था, वहां होता था स्टैंडर्ड प्राइस, वहां होता था स्टैंडर्ड प्राइस, क्योंकि आप रॉ मटेरियल की बात कर रहे थे। बट सेल्स वेरिएंस तो फिनिश गुड्स का निकलता है, अगर फिनिश गुड्स का निकलता है, यहां हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ध्यान से सुनो, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, लास्ट में क्या हो जाएगा एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है वो वाला, ठीक है सर। वहां क्या होता था एक्चुअल क्वांटिटी, है एक्चुअल क्वांटिटी फिनिश गुड्स की होगी, एक्चुअल क्वांटिटी फिनिश गुड्स की, फिर एक्चुअल क्वांटिटी फिनिश गुड्स की, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और यहां सिर्फ स्टैंडर्ड क्वांटिटी आएगी। जैसे वहां तो क्या आती थी स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, यहां पे नॉर्मल स्टैंडर्ड क्वांटिटी आएगी बस, ठीक है। पहले इतना देखो, आओ यहां लिखवाता हूं। सर सेल्स में भी 4 कॉलम, यस सर बिल्कुल, नॉर्मल 4 कॉलम आपके आएंगे। 4 कॉलम आए, हाँ ठीक है। पहला बोलो, पहला क्या लिखूं, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, और एक्चुअल में सेलिंग प्राइस। सर मतलब ये वाला कौन सा सेलिंग प्राइस होगा, ये बजट का या स्टैंडर्ड का सेलिंग प्राइस है, ठीक है। फिर क्या लोगे, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मतलब बजट के हिसाब से क्वांटिटी, और लास्ट में बजट वाली क्वांटिटी। एक्चुअल आउटपुट कुछ नहीं, बजट वाली क्वांटिटी, ठीक है। अब सुनो, आपके सारे वेरिएंस होते थे, देखो सारे वेरिएंस वही हैं, 1 4 14 34 13 23 12। अब सुनना बेटा, ये सारे वेरिएंस कॉस्ट के होते थे, मतलब हम कॉस्ट मटेरियल की बात पढ़ रहे थे, खर्चा पढ़ रहे थे, खर्चे के वेरिएंस थे। तो खर्चा कम करना अच्छी बात है, वो फेवरेबल होता है, खर्चा ज्यादा आएगा तो एडवर्स है। बट अब आप सेल्स पढ़ रहे हो, अब आप सेल्स पढ़ रहे हो, तो फॉर्मूला ही मैंने ऐसा डिजाइन करा, आपको कुछ चेंज नहीं करना। पहले आप नॉर्मल फॉर्मूला देखो, सेल अगर बड़ी भी होगी तो ज्यादा अच्छा है, सेल अगर कम होगी तो नुकसानदायक बात है। तो मैं क्या करूंगा, सेल्स वेरिएंस में जब मैं सारे वेरिएंस निकालूंगा, तो बस इनको जब आप प्लस माइनस करो तो ऐसे करना, उल्टा करना, बस उल्टा करना सारा। सर उल्टा क्यों कर रहे हैं, उल्टा इसलिए कर रहे हैं ताकि अब अगर कुछ भी पॉजिटिव आएगा तो फेवरेबल है, कुछ भी नेगेटिव आएगा तो आपका एडवर्स है, ठीक है। बड़ी नॉर्मल सी बात है। सुनो, कॉस्ट वेरिएंस में बच्चा ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि कॉस्ट जितनी कम होगी उतना फेवरेबल है, जितनी ज्यादा होगी वो एडवर्स है। तो फॉर्मूले हमने वही रखे, बट सेल्स वेरिएंस के लिए हम क्या करेंगे, हर फॉर्मूले को उल्टा कर देंगे। क्यों उल्टा कर देंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो या तो आप हर फॉर्मूले को उल्टा कर दो, या मैं बोल सकता हूं आप फॉर्मूला तो यही लगाओ, फॉर्मूला यही लगाने पे अगर नेगेटिव आएगा तो फेवरेबल है, पॉजिटिव आएगा तो एडवर्स है। अब वो क्या होता है, वो रूल ना हमने पूरे वेरिएंस के लिए, पूरे वेरिएंस के लिए हमने एक रूल पढ़ा है, जहां जहां प्लस आएगा वो फेवरेबल है, जहां नेगेटिव आएगा वो एडवर्स है। तो सेल्स के लिए बस ये फॉर्मूला उल्टा कर देना, हर फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा बस, ठीक है। सर जैसे वहां होता था सीपीयू माई, क्या यहाँ पर भी सीपीयू माई है, आओ चेक करा देता हूँ, ये देखो अभी आपको चेक कराता हूँ, ये देखो सीपीयू माई, जैसे सी होता था, सी से यहाँ पर क्या मतलब बनेगा भाई, यहाँ बनेगा सेल्स। वहां होता था पी मतलब प्राइस, यहाँ पर भी प्राइस है। वहां होता था यूसेज, यूसेज मतलब क्वांटिटी, बेसिकली रॉ मटेरियल की क्वांटिटी कितनी है, यहाँ फिनिश गुड की क्वांटिटी, फिनिश गुड्स की क्वांटिटी को अपन वॉल्यूम बोलेंगे, ठीक है।
क्या बोलोगे? वॉल्यूम की टोटल वॉल्यूम कितनी। फिर वॉल्यूम के अंदर दो आते थे, मिक्स और यील्ड, यहां पर बस नाम चेंज करके कर दिया उसका, मिक्स और क्वांटिटी। बस देखो पूरा सेम है। आगे कॉस्ट के दो बच्चे, प्राइस और वॉल्यूम, वॉल्यूम के फिर से दो बच्चे, मिक्स और क्वांटिटी। ठीक है, पूरा सेम है। क्या क्या नाम आएंगे? सीपीओ आई में सी का मतलब अब सेल्स होगा। ठीक है, सी से सेल्स हो गया, पी से प्राइस। ठीक है, हाँ प्राइस ठीक है। यू मतलब वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम के अंदर दो है, मिक्स और क्वांटिटी वेरिएंस, सेल से रिलेटेड। एक बार ये पढ़ लो। एसपी का मतलब है स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। अभी क्वेश्चन करा रहा हूं, एक्चुअल सेलिंग प्राइस यहां पर है। एक्चुअल में क्वांटिटी बेची कितनी। आरएसक्यू का मतलब रिवाइज सोल्ड क्वांटिटी, और एसक्यू एओ नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? एसक्यू, सोल्ड क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है। स्टैंडर्ड वाली कितनी क्वांटिटी आपकी सोल्ड हुई है वो। ठीक है, अच्छा या तो यह आएगा सेलिंग प्राइस या स्टैंडर्ड का सेल्स मार्जिन और एक्चुअल सेल्स मार्जिन। स्टैंडर्ड सेल्स मार्जिन या एक्चुअल सेल्स मार्जिन क्या होगा? स्टैंडर्ड का सेल्स मार्जिन है तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट को माइनस कर दो। एक्चुअल का सेल्स मार्जिन है तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट माइनस कर दो। कॉस्ट हमेशा एक ही दे रखी होती है। ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। आओ इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा देता हूं आपको। एक क्वेश्चन देखो, इसी में मैंने नीचे एक क्वेश्चन रखा है सेल्स का, आपसे पूरा क्वेश्चन मैच हो जाएगा। वो आओ, ये देखो एक क्वेश्चन है, आपको इतना सब कुछ नहीं देखना, बस इतना सा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखना और मेरे साथ साथ चलना। आओ ट्राइडेंट ऑयल मेरे साथ साथ चलो। देखो वायर यू टू कंप्यूट द सेल्स वेरिएंस, पेपर में आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा। सेल्स वेरिएंस निकालने हैं आपको। तीन तीन टॉय दे रखे हैं, 5000 यूनिट, 4000 और 6000। ये बजट का डाटा है, ये एक्चुअल डाटा है और कॉस्ट भी दे रखी है। कह रहा है सेल्स वेरिएंस निकालो, एक बार टर्नओवर के हिसाब से, एक बार प्रॉफिट के हिसाब से। टर्नओवर मतलब सेलिंग प्राइस के हिसाब से, प्रॉफिट मतलब मार्जिन के हिसाब से। सारे सेल्स वेरिएंस निकालने हैं। देखो क्या काम करूंगा, इधर सुनो, बहुत आसान है। पहले लिखो M1 M2 M3 M4। ठीक है, हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक बिल्कुल ठीक है। आओ सबसे पहले क्या लिखूंगा? सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहां पर भी सेलिंग प्राइस आएगा आपका। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस। पीछे से एक्चुअल कितनी क्वांटिटी बिकी, एक्चुअल कितनी क्वांटिटी बिकी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी बिकी, और बजट के हिसाब से कितनी क्वांटिटी बिकी। आओ प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट कौन कौन से? ब्रावो, चैंप और सुपर। ऐसे लिख दूं, एक हो गया ब्रावो, एक चैंप और एक सुपर। सबसे पहले सेलिंग प्राइस डालो। कौन सा सेलिंग प्राइस? बजट वाला। बजट का सेलिंग प्राइस कितना है? ये दे रखा 100 200 180। लिख दो, यहां लिख दो सेलिंग प्राइस 100 200 180। आओ 100 200 180 सेलिंग प्राइस तो, या स्टैंडर्ड प्राइस तो काम की चीज है, क्योंकि आधे आधे कॉलम तो यही भर देता है। एक्चुअल सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है? 120 180 और 165। 120 180 165। एक्चुअल क्वांटिटी देखना, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी बिकी है। तो ये हो गया एक्चुअल, ये हो गया, और एक्चुअल क्वांटिटी ये बिकी है। तो पहली है 5750 4850। 5750 4850 और कितनी है? 5000। यहां पर है 5000। कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर कोई डाउट नहीं, इधर भी आ जाओ। 5750 4850 और कितना आ जाएगा? 5000। ठीक है, अच्छा रिवाइज के लिए क्या करोगे? रिवाइज के लिए एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल ले लो। 5750 4850 और 5000, इसका टोटल कर लो। तो टोटल कितना होगा? 5750। करो करो मुझे बताओ कितना आ रहा है? 4850 और 5000, ये आ गया 15600। और 15600 को बांट दो स्टैंडर्ड के रेशो में। स्टैंडर्ड का रेशो ये रहा 546, तो इसको बांट दो 546 के रेशो में। बांटो, सीधा ऊपर लिख दूंगा। तो 15600 को डिवाइड करूंगा 5 और 4 9 और 6 15। 15 से डिवाइड करूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, ये आ जाएगा 5200। पहला आएगा 5200। फिर दोबारा करता हूँ, 15600 को डिवाइड करूंगा 15 से और मल्टीप्लाई करूंगा कितने से? 4 से, 4160 है ना। और लास्ट कितना होगा? 15600 डिवाइड बाय 15 इंटू में 6, ये आ जाएगा 6240। ये लो, ये भी हो गया। और लास्ट में बजट वाली क्वांटिटी, बजट की क्वांटिटी सीधा उठा लो, दे रखी है 5 4 और 6। यहाँ पे तो इसमें भी झंझट नहीं है, 5000 4000 और 6000। ठीक है, बस जब फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला बता दो एक बार, फॉर्मूले कैसे, सारी वैल्यूज तो आई जाएंगी आपकी। तो फॉर्मूला वही है 14 34 13 23 12। लिखेंगे ऐसे, पर अपन जब लगाएंगे, लगाते हुए उल्टे लगाना। पहला आएगा 4 - 1 4 - 3 3 - 1 3 - 2 और 2 - 1। नाम बता दो। पहले का नाम होगा सेल्स, फिर होगा प्राइस, प्राइस के बाद वॉल्यूम, फिर मिक्स और क्वांटिटी। यहां तक सही है? हाँ आओ एक चेक करा के दिखा देता हूं। जैसे सेल्स का पहला वेरिएंस निकालोगे ब्रावो का, तो ये आएगा 1 और 4। 1 और 4 लूंगा, लेकिन माइनस उल्टा करूंगा। पहले 1 और 4 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 5 लाख, यहाँ वैल्यू 5 लाख, और वहां आएगी 5750 इंटू में 120, यहाँ पर आ रही है 690। वैसे माइनस करना चाहिए 1 - 4, पर मैं करूंगा उल्टा। उल्टा माइनस करोगे तो 690 - 5 लाख, 190 फेवरेबल आ रहा है। 190 फेवरेबल आ रहा है। और चेक करते हैं सेल्स वेरिएंस क्या 190 फेवरेबल है। आप देखो ये चेक कर सकते हो, बिल्कुल सेम इसने ऐसा बना रखा है। तो 190 आएगा, ये देखो सेल्स वेरिएंस दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, इसने ऊपर नीचे लिया होगा कहीं ना कहीं, तो अपना 190 तो आया था। ठीक है,
ब्रावो का निकाला था ना अपन ने, ये देखो ब्रावो का 190 फेवरेबल आ रहा है, ठीक है। ऊपर देख लो ब्रावो का जो सेल्स वेरिएंस आ रहा है 190 आ रहा है। हाँ सर ठीक है, सर ठीक है, समझ में आ गया। ये देखो इसने रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का भी पूरा पूरा बना रखा है, ठीक है। सर अगर यही क्वेश्चन मार्जिन से करना होता तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, बहुत आसान है। अगर मार्जिन से होता, ये लो मैं बोलूंगा यही पूरी टेबल सेम बनती। मैं इस टेबल को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, देखना। अगर यही मार्जिन के हिसाब से बनता तो पूरा का पूरा ऐसा रहता। बस पता चेंज क्या होता, सुनो चेंज क्या होता है यहाँ पर, कहीं पर भी कोई क्वांटिटी चेंज नहीं होती, बस सेलिंग प्राइस चेंज करते हैं अपन। सेलिंग प्राइस की जगह क्या दिखा देते हैं यहाँ पर, मार्जिन। सेलिंग प्राइस की जगह मार्जिन। अब मार्जिन निकालना बता देता हूँ कैसे। जब स्टैंडर्ड का मार्जिन निकालोगे, देखो दो है, या तो स्टैंडर्ड का मार्जिन आएगा या एक्चुअल मार्जिन आएगा। तो स्टैंडर्ड मार्जिन और एक्चुअल मार्जिन बहुत नॉर्मल है। स्टैंडर्ड मार्जिन में स्टैंडर्ड का सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट करना या एक्चुअल का सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट करना। आओ पहले स्टैंडर्ड का बता देता हूँ। स्टैंडर्ड का देखो, ये देखो ऊपर करता हूँ। स्टैंडर्ड का बताओ मार्जिन कितना आएगा। तो स्टैंडर्ड का प्राइस है 100, 100 में से माइनस करो 90, 100 में से माइनस करो 90, यहाँ आ जाएगा 10, पहला आ जाएगा 10। अगला बताओ 200 में से माइनस करो 170, यहाँ आ जाएगा 30, और फिर क्या है 100 है कितना, ये है 180, 180 में से माइनस करो 130, यहाँ आ जाएगा 50, ठीक है। अब यही लिख लो यहाँ पर 10, 30, 50, 10, 30 और 50। एक्चुअल वाला बताओ, एक्चुअल वाला 120 माइनस 90 तो यहाँ आ जाएगा 30, यहाँ आ जाएगा 30। आगे बोलो 180 माइनस 170 10, और लास्ट कितना आएगा बेटा 165 माइनस 30, यहाँ आ जाएगा 35। अब सॉल्व कर लो पूरा, ठीक है। ऐसे सॉल्व होगा, देखो मैं चेक करा देता हूँ आपको। 10, 30, 50 और लास्ट वाला 30, 10, 35। ये देखो जो मार्जिन में आएगा, मार्जिन वाला चेक करो, 10, 30, 50, 10, 30, 50, लास्ट में क्या था 30, 10, 35। बाकी पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देना। अब तुम बताओ हो सकता है क्या, बस खत्म हो गया बेटा। सेल्स वेरिएंस इतना ही है, ठीक है। सेल्स वेरिएंस इतना ही है, आप बहुत आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगेगी आपको, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सेल वेरिएंस भी हो गया। अब एक क्वेश्चन ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पूरा सॉल्व कराऊंगा, ध्यान से सुनना। रिकंसिलेशन ऑफ वेरिएंसेस। तो वेरिएंसेस की रिकंसिलेशन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल सी बात है, सुनना एक बार में क्लियर हो जाएगा। तो वेरिएंस की रिकंसिलेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट देखूंगा, एक्चुअल आउटपुट की स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है। ऊपर लिखा स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब उसके बाद आप सारे वेरिएंस लिखोगे। सारे वेरिएंस मतलब मटेरियल के कॉस्ट वेरिएंस, लेबर के और वेरिएबल के, फिक्स ओवरहेड, सारे वेरिएंस लिख दो। वेरिएंस की दो कैटेगरी बना दो, कुछ एडवर्स होंगे कुछ फेवरेबल होंगे। देखो यहां बताता हूं, सबसे पहले रिकंसिलेशन में ऊपर क्या आएगा, ऊपर आ गया मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट, ऊपर आ गया स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। अब यहाँ सारे वेरिएंस, मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस, लेबर का कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड, सारे वेरिएंस लिख दो। अब इस वेरिएंस में दो कैटेगरी होगी, एडवर्स या फेवरेबल, कुछ एडवर्स होंगे कुछ फेवरेबल, टोटल कर देना। यहाँ तक सही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो स्टैंडर्ड के हिसाब से कॉस्ट इतनी चुनी थी, ठीक है। अब मेरे पास दो चीज हो सकती है, या तो फेवरेबल ज्यादा आ रहा होगा टोटल में एडवर्स से, या एडवर्स ज्यादा आ रहा होगा फेवरेबल से। और यहाँ पर क्या होगा लास्ट में, एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट मेरी मैच कर जाएगी, ठीक है। आराम से समझते हैं कैसे, बहुत नॉर्मल तरीके से समझना, एक बार में समझ आएगा बहुत अच्छे तरीके से। सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई। अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि फेवरेबल ज्यादा है एडवर्स से, टोटल में फेवरेबल ज्यादा है एडवर्स से, मतलब मेरा टोटल में फेवरेबल वेरिएंस है। फेवरेबल वेरिएंस है मतलब जितना सोचा था कॉस्ट उससे कम लगी है, कॉस्ट उससे कम लगी है ना। तो अगर फेवरेबल ज्यादा होगा एडवर्स से तो जितना एक्सेस है वो माइनस कर देना। बट अगर एडवर्स ज्यादा है फेवरेबल से तो बेटा कॉस्ट में अगर एडवर्स ज्यादा है दैट मींस कॉस्ट ज्यादा लगी होगी, तो स्टैंडर्ड में प्लस कर देना, तब एक्चुअल कॉस्ट आएगी। बस इतना ध्यान रखना। देखो यही लिखा हुआ है, अगर मेरा एडवर्स ज्यादा होगा फेवरेबल से तो ऐड करूंगा, फेवरेबल ज्यादा होगा एडवर्स से तो माइनस करूंगा, टोटल में, टोटल जो भी होगा, और मेरा मैच कर जाएगा एक्चुअल कॉस्ट और एक्चुअल आउटपुट। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात समझना, यहां पर आप जो भी वेरिएंस लोगे, जैसे मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस है, अगर कॉस्ट के अलावा आपके पास प्राइस और यूसेज है, मतलब अगर उस वेरिएंस के बच्चे हैं तो बच्चे लेना, मतलब और डिटेल में दिखाना, फिर कॉस्ट मत दिखाना, कॉस्ट की जगह दिखा दो प्राइस और यूसेज, क्योंकि कॉस्ट का ही टोटल प्राइस यूसेज आएगा ना। हाँ सर अगर यूसेज की जगह मिक्स और ईल्ड है तो फिर आप प्राइस दिखाओ, मिक्स दिखाओ, ईल्ड दिखाओ, बहुत अंदर जाके दिखाओ जितना दिखा सकते हो, यूसेज को दोबारा मत दिखाना। बात समझ रहे हो ना, ऐसे समझो, कॉस्ट के अंदर दो है, प्राइस और यूसेज, हर वेरिएंस के लिए बता रहा हूं, चाहे मटेरियल हो, लेबर हो, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड। यूसेज के अंदर मान लो दो है, मिक्स और ईल्ड। अगर मेरे पास सारा डाटा है तो प्राइस दिखाओ, मिक्स दिखाओ, ईल्ड दिखाओ, डिटेल में दिखाओ। अगर मिक्स और ईल्ड है ही नहीं तो प्राइस यूसेज दिखाओ, प्राइस यूसेज भी नहीं है तो कॉस्ट दिखाना। मतलब ऐसा मत करना आप कॉस्ट भी दिखा रहे हो प्राइस भी और यूसेज भी, तो आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है। डिटेल में दिखाना है, क्योंकि प्राइस यूसेज का तो सम ही कॉस्ट है ना, फिर तो आपने दो बार दिखा दिया, ठीक है सर। अब सुनो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या था, मेरे को मेन क्वेश्चन में आपको रिकंसिलेशन समझाना है, रिकंसिलेशन ध्यान से समझना, ठीक है।
जब मैं आपको ये वाले नोट्स दूंगा, अभी दोबारा ये वाले नोट्स दे दूंगा मैं आपको, तो इन नोट्स में देखो सारे क्वेश्चन हो गए हैं, बस लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में सारे वेरिएंस बहुत आसानी से निकल सकते हैं। जैसे अगर आप मटेरियल देखोगे, बस मटेरियल का ये डाटा है मेरे पास, मटेरियल का इतना डाटा है, आराम से वेरिएंस निकाला जा सकता है। मटेरियल की कंज्यूम क्वांटिटी पे आता है, जिसमें सेकंड कॉलम खाली चलेगा क्योंकि मटेरियल एक तरीके का है। लेबर देखोगे, लेबर में भी सेकंड कॉलम खाली चलेगा क्योंकि एक ही तरीके की लेबर है, बहुत आराम से निकाल सकते हो। सेम वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड बहुत नॉर्मल केस है, आप सारे वेरिएंस निकाल सकते हो, वेरिएंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको रिकंसिलेशन समझा रहा हूँ, रिकंसिलेशन आराम से समझो कैसे होगा, ठीक है। रिकंसिलेशन देखना, मैंने यहाँ रिकंसिलेशन की स्टेटमेंट बनाई, सुनो, मैंने बनाई रिकंसिलेशन की स्टेटमेंट, आओ, और फिर मैं आपको आंसर भी मैच कराऊंगा। रिकंसिलेशन की स्टेटमेंट, सबसे पहले क्या आता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। ऊपर आ गया स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। आओ चेक करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक यूनिट का जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो है 54.50। एक यूनिट का है 54.50, एक यूनिट का 54.50 मल्टीप्लाई में एक्चुअल आउटपुट कितना है, एक्चुअल है 600, एक्चुअल है 600, मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा। तो 600 मल्टीप्लाई में 54.5, ये हो गया 32,700, 32,700, ठीक है सर। अब मैं मटेरियल के वेरिएंस लूंगा, यहाँ पर मटेरियल के वेरिएंस ले लूंगा, प्राइस और यूसेज, प्राइस और यूसेज क्वेश्चन में गिवन है, मतलब अभी निकाल लूंगा, निकालने आसान है वो। फिर लूंगा लेबर के प्लस माइनस जो भी हो रहा होगा, लेबर के कौन कौन से ले लूंगा, रेट और एफिशिएंसी, क्योंकि ये तो आ ही जाएंगे। फिर वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड में आते हैं एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी, ठीक है, और फिक्स ओवरहेड, ठीक है। या वेरिएबल ओवरहेड में अभी के लिए सिर्फ कॉस्ट ही दिखा दूं, क्योंकि आंसर मेरे को मैच करके दिखाना है तो वो तो मैच हो ही जाएगा ना। और फिक्स ओवरहेड में भी कॉस्ट वेरिएंस ले सकते हो, वैसे जितना डिटेल में लोगे उतना बढ़िया है। एक तरफ लिख दूंगा सारे एडवर्स वेरिएंस, एक तरफ लिख दूंगा सारे फेवरेबल वेरिएंस, ठीक है। चलो अब मैं आपको आंसर दिखाता हूं, जरा इसमें से मैच करेंगे और लास्ट में मैच करेंगे क्या एक्चुअल कॉस्ट, क्या एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट मेरी मैच हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। इतना सही है, हाँ सर इतना सही है, आराम से सुनना, क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है। आओ मटेरियल में सबसे पहले प्राइस और यूसेज, ये मेरी आंसर बुक है, आंसर बुक में एक बार आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सबसे लास्ट में ही होगा, हाँ ये रहा, देखो यही क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। सबसे पहले अपन ने 32,700 ले लिया, ठीक है। अब मटेरियल में आते हैं यूसेज और प्राइस वेरिएंस, ठीक है। आप इसको छोड़ो, आप ऊपर आओ मटेरियल, जहां पर अपन ने मटेरियल करा होगा, ठीक है। मटेरियल अपन ने करा, कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम के हिसाब से होगा, ठीक है। तो आपका कॉस्ट वेरिएंस आ रहा था, उसके बाद यूसेज देखो, यूसेज आ रहा है 2000 और ये आ रहा है 350, एक आ रहा है 2000 और एक आ रहा है 350, ठीक है। लो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप अपने हिसाब से चलो, अब उसका आंसर मत देखो रिकंसिलेशन का, आप अपने हिसाब से चलना, ठीक है। तो मेरा 2000 है एडवर्स और 350 भी है एडवर्स, मैंने यहाँ दिखा दिया। एक आया 2000 एडवर्स और 350 एडवर्स, सही है। हाँ सर लेबर पे आओ, लेबर पे जब आप लेबर मैच करोगे तो लेबर में जो रेट है, रेट आ रहा है 1700 फेवरेबल और ये आ रहा है 1000 फेवरेबल, ठीक है। 1700 और 1000 फेवरेबल, यहां दिखा देता हूं, 1700 फेवरेबल और 1000 फेवरेबल, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड में हो, वेरिएबल ओवरहेड में भी इन्होंने ऐसे दिखाया है, हाँ वेरिएबल ओवरहेड का भी एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी दिखा रखा है। चलो एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी दिखा देते हैं अपन भी, तो वेरिएबल ओवरहेड में भी लिख देता हूं, एक आएगा एक्सपेंडिचर, एक आएगा एफिशिएंसी। तो एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी पे जाना, एक्सपेंडिचर है 200 एडवर्स और एफिशिएंसी है 100 फेवरेबल, तो एक है 200 एडवर्स, एक्सपेंडिचर है 200 एडवर्स और एफिशिएंसी है 100 फेवरेबल, ठीक है सर। और अगर मैं फिक्स में जाऊं, फिक्स में जाऊं तो फिक्स में भी अपन ने सारे वेरिएंस निकालने हैं, तो सीधा फिक्स का कॉस्ट वाला वेरिएंस ले लो, कॉस्ट वाला वेरिएंस में से नील आ रहा है, अगर फिक्स का कॉस्ट वाला वेरिएंस ले लूं तो नील आ रहा है। बाकी डिटेल में आप लिख सकते हो सारे वेरिएंस, वेरिएंस लिखना आपको आते हैं, एंड पॉइंट्स लिखने होते हैं खाली, ठीक है। यहां तक हो गया। अब एक बार आप इन सबका टोटल करना भाई, एक बार इन सबका टोटल करो, इन सबका टोटल कितना आएगा बताओ। तो एक तरफ आएगा 2000, ध्यान से सुनना, 2000, 350 और 200, ये आएगा 2550, एक तरफ आया 2550, दूसरी तरफ लिखो 2700 प्लस 100, ये आया 2800। बताओ एडवर्स ज्यादा है फेवरेबल ज्यादा, सर फेवरेबल ज्यादा। अगर फेवरेबल ज्यादा है एडवर्स से, मतलब देखा जाए तो कॉस्ट में मेरा फायदा हुआ है, कॉस्ट में फायदा हुआ है तो स्टैंडर्ड से कम कॉस्ट लगी होगी। अगर स्टैंडर्ड से कम कॉस्ट लगी है, ये समझना, ये देखो ऐसे समझो, अगर मेरी कॉस्ट स्टैंडर्ड से कम लगी है तो इसमें माइनस होगा, नेट इफेक्ट माइनस कर दो, इन दोनों का नेट इफेक्ट माइनस कर दो। तो एक तरफ है 2550 और दूसरी तरफ है 2800, नेट में इफेक्ट आया 250, मतलब 250 से कॉस्ट कम लगी होगी। तो मैं काम करता हूं 32,700 माइनस कर देता हूं 250, एक्चुअल कॉस्ट आ रही है 32450, यहां तक सही है। और अब अपन एक्चुअल कॉस्ट अपनी मैच करते हैं क्वेश्चन से। अगर मैं क्वेश्चन पे जाऊं तो क्वेश्चन में एक्चुअल कॉस्ट देखो, सर एक्चुअल कॉस्ट तो मैच ही नहीं हो रही, बेटा रुक एक मिनट रुक, एक्चुअल कॉस्ट मैच होगी। ये एक्चुअल कॉस्ट है 38,600, यहां लिखता हूं, ये देखो यहां मैं लिखता हूं एक्चुअल में जो कॉस्ट थी वो है 38,600,
बट इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल तो माइनस करो ना भाई, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल माइनस करो। क्यों माइनस करो, तुम्हें रीजन बताता हूं, रीजन बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। जो आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट ली थी, क्या ये एक्चुअल आउटपुट की थी? हाँ, एक्चुअल आउटपुट की स्टैंडर्ड कॉस्ट आपने ली थी। मतलब क्या इसमें सिर्फ रॉ मटेरियल कंज्यूम आ रहा है? हाँ, आपने ये मटेरियल के सारे वेरिएंस कंज्यूम के बेसिस पर निकाले, ठीक है सर। बट एक्चुअल कॉस्ट अगर आप देखोगे तो कंज्यूम के बेसिस पे नहीं है, ये परचेस के बेसिस पे है। सर आपको कैसे पता? आओ दिखाता हूं। ये देखो, ये परचेस के बेसिस पर है। ये देखो, ये परचेस के बेसिस पर निकाल रखी है, आप मल्टीप्लाई कर देख लो, ये परचेस के बेसिस पर है। 5000 इंटू में 4.1, ये परचेस के बेसिस पे 20,500 निकला है। भाई परचेस के बेसिस पे क्यों? जब सारा कुछ कंज्यूम पे चल रहा है तो लास्ट भी तो कंज्यूम पे लोगे ना, ठीक है सर। मतलब सर ये 3500 पे लेना था, हाँ, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो। क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? 5000 खरीदा, यहां लिखता हूं देखो, 5000 खरीदा और 5000 में से यूज हुआ 3500, तो यूज कितना नहीं हुआ? यूज नहीं हुआ 1500, 1500 यूज नहीं हुआ ना, तो 1500 को किस रेट पर, रेट कितना था, रेट बताओ, 4.10, तो 1500 को 4.10 के रेट से माइनस करोगे, माइनस करो 1500 को 4.10 से, मतलब 6150, यहां से माइनस करो 6150। अब मैच करो, देखो आपकी एक्चुअल कॉस्ट मैच हो रही होगी। तो 38,600 माइनस में 6150, ये आ रहा है 32,450। समझ आया नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, ये मेरी क्लास के बच्चों को भी थोड़ा बहुत डाउट आ रहा था, इसलिए पूरा डिटेल में बताया, दोबारा सुनना, ठीक है। मजा आया या नहीं? मतलब भाई मजा आ जाना चाहिए कि भाई कसम से मजा आ गया। देखो सर सारे वेरिएंस निकाले, जब मैं आपको नोट्स दूंगा इसी के नीचे इसके आंसर लगा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आंसर आ जाएंगे, आंसर को छोड़ो, ठीक है। अब सुनो, जब आपके आंसर आ गए, सबसे पहले अपन ने सारे वेरिएंस निकाल लिए। सारे वेरिएंस निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है, आपने लिखा स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। सारे वेरिएंस के एंड पॉइंट लिखने हैं, जैसे कॉस्ट के दो होते हैं, प्राइस और यूसेज। अगर यूसेज के भी गिवन है तो प्राइस लिखना, मिक्स और यील्ड, एंड पॉइंट लिखना, ठीक है। अपन ने सारे वेरिएंस लिखे। बेटा ये सारे के सारे वेरिएंस जब तक क्वेश्चन साइलेंट होता है तो रॉ मटेरियल कंज्यूम के बेसिस पर होते हैं, ठीक है सर। अगर ये क्वांटिटी कंज्यूम के बेसिस पर है, ये भी स्टैंडर्ड कॉस्ट कंज्यूम के बेसिस पर है, तो जो लास्ट में एक्चुअल कॉस्ट आएगी वो भी कंज्यूम के बेसिस पर आएगी। बट एक्चुअल कॉस्ट कंज्यूम के बेसिस पर नहीं दे रखी, वो तो परचेज के बेसिस पर दे रखी है। तो भाई उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को हटाओ, उसे भी कंज्यूम पर लाओ, तो मैच होगा ना, कॉन्सेप्ट वाइज चलोगे तो मैच होगा। बस इसी के साथ हमने पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग खत्म कर दिया है। ओवरहेड मैंने आपको बता रखा है, ये देखो लिखा भी है, ओवरहेड के वेरिएंस क्वेश्चन ऑलरेडी कवर है उस रिस्पेक्टिव वीडियो में। सेम ट्रिक लग रही है, हर जगह सेम ट्रिक है, सीपीयू माई, ठीक है। आईसीआई के मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन में ये करना 2 4 6 9 12 सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करना, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मुश्किल से 5-6 हैं। एक केस बेस्ड सिनेरियो करना, सारा कुछ स्टडी मटेरियल में डिफाइन है, स्टडी मटेरियल के मैराथन पे आपको लेक्चर में मिल जाएगा। भाई इतना करके रखना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत आसान चैप्टर है। आई होप आपको पूरा अच्छे से अभी तक समझ आया होगा। इसी के साथ मैं ओवरहेड का भी लगा दूंगा, दोनों देखो और बढ़िया तरीके से करो। स्टडी मैट भी लगा दूंगा, बहुत अच्छे तरीके से कर लेना पूरा, ठीक है जी। तो बस इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म, नन्ना मुन्ना प्यारा सा चैप्टर है, सीपीयू माई पे पूरा चैप्टर चलता है बस, ठीक है। चलो थैंक यू, कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।